हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन के बारे में। तो देखिए, आखिर ये रोटेशनल मोशन होता क्या है एक्चुअली। अगर हम लोग को रोटेशनल मोशन समझना है तो थोड़ा सा ये जानना होगा कि जो हम लोग पढ़ के आए अपने पिछले क्लासेस में, जहां पर हम लोग ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा था, काइनेमेटिक्स था हम लोग का पार्ट। उसमें क्या करते थे कि कोई एक बॉडी थी, उसमें फोर्स एक्ट हो रहा है और उसकी वजह से वो बॉडी मूव कर रही है, यही था। अब वो बॉडी जो हम लोग कंसीडर करके चलते थे वो मानते थे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट। कैसे कि अगर कोई एक बॉडी हम लोग ने कंसीडर करी, वो भले ही कितनी बड़ी बॉडी हम लोग दिखा रहे हो, बट उसको मानते थे पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्योंकि जब हम लोग उस पे जो भी फॉर्मुलेशन था हम लोग का कि किस स्पीड से वो मूव करेगा जब उस पे कोई फोर्स एक्ट होगा, क्योंकि फोर्स एक्ट करेंगे उसकी वजह से कुछ एक्सेलरेशन आएगा उस बॉडी पे, और फिर उसकी वजह से कुछ उस पे वेलोसिटी इम्पार्ट होगी और वो आगे मूव करेगा। तो ये जो पूरी बॉडी हम लोग कंसीडर करते थे, भले ही बोलते थे एक कार है या एक हम लोग का ट्रक है या कोई बॉल है, कुछ भी है, बट उसको मानते थे हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? क्योंकि आप लोग ने डेली लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर आपका दरवाजा है, उसको आप खोल रहे हैं, तो किस जगह से पकड़कर उसको खोल रहे हैं, आप कहां पर फोर्स लगा रहे हैं, वो मैटर करता है कि वो दरवाजा खुलेगा या नहीं खुलेगा। जैसे कि आपका दरवाजा अगर ऐसे लगा हो कुछ, ठीक है, ऐसा लगा है और इस तरफ हिंज्ड है, मतलब कि दीवार के तरफ साथ ही ऐसा इस तरफ लगा हुआ है, इस तरफ दीवार बनी हुई है और ये वाला दरवाजा ऐसे ऐसे ओपन और क्लोज होता है, ठीक है, इस तरीके से मोशन हो रहा है इसका। तो अगर आप इस पे क्या करें कि इस पॉइंट पर फोर्स लगाएं इस पे, ठीक है, और इसका डायरेक्शन हो इस तरफ। क्लियर? अगर आपका दरवाजा ऐसे बना हुआ है और इस पे आप फोर्स लगाएं इस डायरेक्शन पे, तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो दरवाजा होगा वो ओपन हो जाएगा। बट अगर आप इतना ही फोर्स क्या करें, इस डायरेक्शन पर लगाएं, ठीक है, कैसे? इस डायरेक्शन पर लगाएं, तो ये दरवाजा किसी भी तरीके से मूव नहीं होगा। होता है क्या ऐसा कि जब आपको दरवाजा खोलना तो आप ऐसे ऐसे ही तो करते हैं, दरवाजा खुल जाता है। आप दरवाजा ऐसे नहीं खोलते, अगर वो उस पर मूवमेंट ऐसा है तो आप फोर्स ऐसे लगाएंगे, दरवाजा नहीं ओपन होगा। तो देखो, फोर्स अब लग रहा है बट उसका जो हमें इफेक्ट है वो शो नहीं हो रहा है, वो डिफरेंट शो हो रहा है, हम लोग ऐसा कह सकते हैं। तो सेम फोर्स उसको लगाने का जब हम लोग डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो उसका इफेक्ट है वो डिफरेंट तरीके से शो हो रहा है। बात समझ पे आई? तो इस तरीके की बॉडी जहां पर जब हम लोग एक्चुअल में अपने रियल लाइफ में देखते हैं तो एक उस बॉडी का कुछ एक डिफरेंट शेप होता है, और उसमें जब फोर्स एक्ट किया जाता है तो वो फोर्स एक किस तरीके से उस पे एक्ट हो रहा है, किस डायरेक्शन पे एक्ट हो रहा है, उसकी वजह से डिफरेंट इफेक्ट शो करता है, और उसी का नतीजा है एक रोटेशनल मोशन। यानी कि जैसे कि आपके पास एक बॉल रखी है, क्या है, बॉल रखी है, तो अगर हम लोग शुरुआत में जो पढ़कर आए हैं कि इस पे एक फोर्स एक्ट हो रहा है, तो ये सीधे क्या मानते थे हम लोग कि ये बॉल इस डायरेक्शन पे मूव कर जाएगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या मानते थे शुरुआत में, अभी जो पढ़कर आ रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में या जो काइनेमेटिक्स की पार्ट में हम लोग ने पढ़ा है कि इसमें काइनेमेटिक्स पे तो हम लोग सीधे एक्सेलरेशन की बात करते हैं, बट जैसे लॉज ऑफ मोशन में कि इस पे अगर एक फोर्स एक्ट हो रहा है तो ये पूरी की पूरी बॉल इस डायरेक्शन में मूव करने लगी। इसमें हम लोग ये कंसीडर नहीं करते कि ये बॉल रोटेट करते हुए जा रही है। बात समझ पे आई? अब हम लोग के पास क्या आ जाएगा, क्योंकि ये बॉल जो है वो हम लोग का एक पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, वो एक एक्सटेंडेड बॉडी है। क्या है? एक्सटेंडेड बॉडी। तो उस एक्सटेंडेड बॉडी की वजह से, उस एक्सटेंडेड बॉडी होने की वजह से, क्योंकि फोर्स हम लोग का कुछ इस तरीके से एक्ट हो रहा होगा कि ये इस बॉडी को ऐसे रोटेट करा देगा। ये आपका जो है वो डेली लाइफ में ऑब्जर्वेशन होगा कि जब हम लोग बॉल पर, मान लीजिए फुटबॉल है, तो उस पे किस जगह पर हम लोग उस पे अपना पैर को मार रहे हैं, उसकी वजह से बॉल किस तरीके से घूमेगा, किधर जाएगा, ये सब मैटर करता है। बॉल ऐसा नहीं होता है कि बिना रोटेट किए वो आगे ऐसा बढ़ता जाए। जैसे कि हम लोग अपना जो शुरुआत का डायनेमिक्स पार्ट था, जहां पर हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में फोर्स एक्ट कर रहे थे किसी बॉडी पे,
और वो कंसीडर कर रहे थे कि सीधे वो ऐसे मूव कर रहा है विदाउट एनी रोटेशन। बट ऐसा एक्चुअल लाइफ में नहीं होता। जब ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं, एक्सटेंडेड साइज के होते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, तो उनमें फोर्स किस तरीके से उस बॉडी में एक्ट हो रहा है, किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, उसकी वजह से उस फोर्स का एक नए तरीके से इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, जो कि हम लोग का कहलाता है रोटेशनल मोशन। अभी रोटेशनल मोशन क्या है, एक्चुअल में उसकी डिफिनीशन क्या है, वो सब हम लोग अभी जानेंगे। बट एक मैं थोड़ा सा चीज बता रहा था जो कि हमें जाननी है रोटेशनल मोशन से रिलेटेड, कि आखिर हमें पढ़ना क्यों है। बात समझ पे आई? तो हम लोग के चारों तरफ क्या है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स हैं, और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स पे जब फोर्स एक्ट होता है तो हम लोग को ये रोटेशनल मोशन देखने को मिलता है। बात समझ पे आई? जैसे कि हम लोग ने एग्जांपल लिया इसका, और एक लिया डोर का, कि फोर्स कैसे एक्ट हो रहा है, किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, सेम फोर्स वो भी मैटर कर रहा है कि दरवाजा खुलेगा या नहीं खुलेगा। क्लियर? तो ये चीज सारी हम लोग को रोटेशनल मोशन में पढ़नी होंगी। तो देखिए क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। इसी पे फिर एक चीज निकल कर आती है, अगर एक्सटेंडेड बॉडी की बात करी तो फिर बात आती है सेंटर ऑफ मास की, जिसको अभी हम लोग समझेंगे क्या होता है। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स समझेंगे, पहले सेंटर ऑफ मास क्या होता है वो समझेंगे, फिर सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स, और फिर उसके बाद रिजिड बॉडी अगर है हम लोग के पास कोई, तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे होंगे, कुछ लेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे कुछ रिजिड बॉडी का, जो कि आपको आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। और ये है कुछ रोटेशनल मोशन से रिलेटेड चीजें। तो ये हो जाएगा हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशनल मोशन। फिर मोमेंट ऑफ अ फोर्स बताया ना मैंने अभी, जैसे कि फोर्स किसी बॉडी पर किस तरीके से एक्ट हो रहा है, किस डायरेक्शन पे एक्ट हो रहा है, कितना दूर एक्ट हो रहा है, किससे दूर एक्ट हो रहा है, ये सब जो चीजें हैं वो जनरेट करती है मोमेंट ऑफ फोर्स को। तो अभी वो चीज क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स से क्या मतलब है, वो भी हम लोग समझेंगे, जानेंगे। फिर आएगा टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और उसके कुछ एप्लीकेशंस। क्लियर? तो ये सारी चीजें हम लोग को आज पढ़नी है। तो देखिए चलते हैं हम लोग और समझते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी को। तो जैसे अभी मैंने बताया कि शुरुआत में जो हम लोग पढ़कर आ रहे थे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे, जो भी हम लोग क्वेश्चंस वगैरह लगा रहे थे, उस पे ये मान रहे थे कि ऑब्जेक्ट कैसा भी हो, ऑब्जेक्ट हम कुछ भी बोल रहे हो कि कोई आदमी है या कोई बॉल है या कोई भी चीज है, उसमें क्या हो रहा था कि फोर्स एक्ट हो रहा था। और हमेशा हम लोग एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे। याद करिए, फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग क्या कंसीडर करते थे, एक पॉइंट, और उस पे फोर्स इधर एक्ट हो रहा है, नेट फोर्स मान लिया कि इधर एक्ट हो रहा है, और जैसे ही इस पे नेट फोर्स इधर एक्ट होता था इसको बराबर कर देते थे ma के, जहां पर जो m होता था हम लोग का वो था इसका मास, और a था एक्सेलरेशन जो कि इस पे हम लोग को अपीयर होगा। तो इस तरीके से एक्सेलरेशन हम लोग के पास निकल कर आ जाता था f नेट अपॉन m, और f नेट को हम लोग f एक्सटर्नल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? f एक्सटर्नल भी बोल सकते हैं। यानी कि जो भी अभी हम लोग पढ़कर आ रहे थे उसमें बॉडी चाहे जितनी बड़ी हो, ये मानते थे कि वो जो बॉडी है उसका मास है एक पॉइंट पर सेंटर्ड है, ठीक है, और उस पूरी बॉडी का मास अगर m है, तो अगर उस पर फोर्स नेट या फिर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हुआ कितना, f एक्सटर्नल इस तरीके से, तो उस पर एक्सेलरेशन हम लोग इस तरीके से निकाल लेंगे। फिर एक्सेलरेशन पता चल गया तो जो हम लोग की इक्वेशंस ऑफ मोशंस होती हैं उस पे हम लोग को फिर v और ये सब निकालना होता है, या तो वहां से निकालें या फिर डायरेक्ट ये कि dv/dt जो होता है वो a के बराबर होता है। यहां से इंटीग्रेट करके हम लोग निकाल सकते हैं चीजों को। क्लियर? यहां से दोनों तरफ ऐसे इंटीग्रेट कर देंगे तो चीजें निकल कर आती जाएंगी। बात समझ पे आई? तो यहां पर क्या था हम लोग के पास कि जो बॉडी है वो कैसी भी है, बट मानते थे एक पॉइंट मास की तरह। अभी क्या है कि एक्चुअल जो बॉडी होती है हम लोग के चारों तरफ, वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे मैं हूं, मैं बहुत ढेर सारे पार्टिकल से मिलकर बना हूं, तो मैं क्या हूं, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल हूं। या जैसे ये पेन है तो ये एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, या ये एक बॉटल है तो ये भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है। क्लियर? तो अगर मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं, देखिए ये ऐसे घूम गई, ये क्या हो गई, ऐसे घूम गई, जबकि जो हम लोग यहां पर पढ़ कर आए हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि इस पे जैसे ही हम लोग ऐसे फोर्स लगाते तो ये ऐसे मूव कर जानी चाहिए, हाँ या ना? बट ऐसा नहीं होता है। तो इसी वजह से सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है वो समझते हैं, क्योंकि रियल लाइफ में हमें यही देखने को मिलता है। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एक अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का, जहां पर
बहुत ढेर सारे पॉइंट मासेस माने जाते हैं। अब उन पॉइंट मासेस के स्पेस में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट जब कर दिया जाता है, उसकी वजह से फिर कुछ चीजें जन्म लेती हैं, जो कि आगे समझेंगे कि क्या क्या होता है। तो ये जो कहलाता है इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन पार्टिकल्स का ओवर द स्पेस, वो कहलाता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो ये भी एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, मैं भी एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल हूं, और ये भी एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल। इस तरीके से जो भी आप बॉडी देख रहे हैं अपने सामने, वो सबके सब क्या है, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है। अब यहां पर ये जो है, जैसे फ्लूइड भरा है इसके अंदर, तो ये एक रिजिड बॉडी नहीं कंसीडर करी जाएगी। ओके, ये एक रिजिड बॉडी नहीं है जो इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स है वो समय के साथ अपनी जो पोजीशन है वो चेंज कर रहे हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। क्लियर? सिस्टम ऑफ पार्टिकल तो है ये, बट इसके जो पार्टिकल्स हैं वो समय के साथ आपस में एक रिस्पेक्टिव जो पोजीशन है इनकी, वो चेंज हो रही है। तो अगर कोई एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है जहां पर कि एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में जो दूसरा पार्टिकल है वो अपनी पोजीशन चेंज ना करे, मान लीजिए कि अगर ऐसे पार्टिकल्स रख दिए गए तो थ्रू आउट द टाइम आप इस पे बाहर से कैसा भी फोर्स एक्ट करिए, किसी भी तरीके से फोर्स एक्ट करिए, किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी मैग्नीट्यूड का, तो इसका जो ये अरेंजमेंट है, मान लीजिए कुछ इस तरीके का, तो ये चेंज नहीं होना चाहिए। क्लियर? बात समझ पे आई? तो ये चीजें चेंज नहीं होना चाहिए। यही होती है हम लोग की डिफिनीशन रिजिड बॉडी की। क्लियर? तो इस तरीके की बॉडी जिसपे कि आप एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करें, कितना भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करें, उसकी वजह से इसके शेप, साइज और जो भी अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, उस पर किसी भी तरीके का चेंज नहीं आना चाहिए। मतलब एक रिस्पेक्टिव पोजीशन बोली, मतलब कि इसके रिस्पेक्ट में अगर ये इतनी दूर पर ये था, मान लीजिए 5 मीटर्स पर, और इसके रिस्पेक्ट में ये वाला पार्टिकल 7 मीटर्स पर था, और इसके रिस्पेक्ट पे ये मान लीजिए कि 8 मीटर्स पर था, और इसके रिस्पेक्ट पे ये 9 मीटर्स, ठीक है, कुछ इस तरीके से था। इसके रिस्पेक्ट पे ये, जैसे कि मान लीजिए ये बनाऊं मैं 10 मीटर्स, ठीक है, एक रफ आइडिया मैं समझाना चाह रहा हूं। तो इस तरीके से कोई भी जो डिस्टेंस यहां पर अभी आप देख रहे हैं, इसके बाद अब इसके ऊपर कितना भी फोर्स हम लोग अप्लाई करें, किसी भी तरीके से इसमें चेंजेस लाने की कोशिश करें, और वो जो यहां पर इनके बीच की डिस्टेंस है वो चेंज ना हो, तो ये कहलाएगी रिजिड बॉडी। क्लियर? तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल समझ पे आ गया, रिजिड बॉडी समझ पे आ गई। क्यों? क्योंकि हमारे जो नेचर है उस पे इस तरीके की बॉडीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो हमें अपनी स्टडी जो कि एक सिंगल पार्टिकल पर रिस्ट्रिक्टेड थी, उसको एक्सटेंड करना है। क्लियर? तो अब चलते हैं आगे और समझते हैं कि जो ये हम लोग के पास चीजें हैं उसको स्टडी करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो अब बात आती है सेंटर ऑफ मास की। सेंटर ऑफ मास की, तो देखिए, सेंटर ऑफ मास आपको अभी समझ पर आ रहा हो या ना आ रहा हो, बट आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं कैसे? इस तरीके से देखिए, उस बात पर चलिए जहां पर हम लोग क्या करते थे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे जब भी कोई फोर्स एक्ट करते थे हम लोग, तो बॉडी चाहे कितनी भी बड़ी हो, बॉडी चाहे कितनी भी बड़ी हो, उसको क्या मानते थे? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते थे। क्या करते थे? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते थे। ये बॉडी चाहे जितनी बड़ी हो, ये कार है तो है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग क्या करते थे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए, अगर फोर्स इस पे इधर एक्ट हो रहा है तो ये कर दिया, इस पे नीचे mg एक्ट हो रहा है तो ये हो गया। इस अगर ये सरफेस पे ऐसे रखा हुआ है तो इस पे एक नॉर्मल ऊपर एक्ट हो रहा होगा, तो नॉर्मल और mg एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे थे, और यहां पर जो बचा एफ नेट वो एफ एक्सटर्नल के बराबर हुआ। ठीक है, एफ नेट जो था वो जो एक्सटर्नल यहां पर फोर्स एक्ट हुआ ये वाला, इसके बराबर था। तो यहां से हम लोग का ये निकल कर आ जाता था एम ए के बराबर। तो यहां पर क्या है, ध्यान से देखिए, यहां पर ये पूरी जो बड़ी सी बॉडी थी उसका जो पूरा का पूरा मास था वही तो हम लोग ये मानते थे एम। इस पूरी बॉडी का मास क्या है, एम है, और इसको मान लेते थे क्या कि ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास एक ऐसी चीज होती है इस बॉडी की, इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की, जो कि एक पॉइंट होता है इस पूरे ऑब्जेक्ट में,
कहीं पर भी हो सकता है वो, ठीक है, वो यहां पर भी हो सकता है या यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि ये जो मास है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ठीक है। तो वो जो पॉइंट होता है जहां पर ये वाला एक्सटर्नल फोर्स एक्ट होता है, समझ रहे हैं, जैसे कि हम लोग करते थे ना, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे, तो उस पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, उस पे फोर्स एक्ट हो रहा है एक्सटर्नल। तो इस पूरी कार का वो पॉइंट जहां पर ये जो एफ एक्सटर्नल है वो एक्ट हो रहा है, अगर ये कंसीडर कर लिया जाए कि इस पूरे कार की बजाय उस पॉइंट पर एम मास रखा हुआ है, समझिएगा, मतलब कि इस पूरी कार को अगर रिप्लेस करना हो किसी एक पॉइंट से, तो इस कार का जो मास एम है, तो उस पॉइंट का मास भी हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, एम ही कंसीडर करेंगे। और वो जो पॉइंट होगा, मान लीजिए हम लोग के पास एक इस तरीके से कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो इसके रिस्पेक्ट पर ये जो हम लोग का निकल कर आएगा आर वेक्टर, ये कहलाएगा लोकेशन उसकी सेंटर ऑफ मास की। ये जो पॉइंट है ये सेंटर ऑफ मास हो गया, और ये आर वेक्टर इस सेंटर ऑफ मास का लोकेशन है। बात समझ पे आई? तो सेंटर ऑफ मास हम लोग का इस तरीके से डिफाइंड है, जहां पर हम लोग कंसीडर करते हैं कि अगर कोई एक एक्सटेंडेड बॉडी है और उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट किया जाए, और हम लोग चेक कर रहे हैं उसके लीनियर मोशन को, तो वो एक्सटर्नल फोर्स जिस पॉइंट पर एक्ट होगा, एक वर्चुअल पॉइंट जहां पर कि सारा का सारा मास हम लोग ये मानेंगे कि कंसंट्रेटेड है उस एक्सटेंडेड बॉडी का, वो पॉइंट कहलाता है हम लोग का सेंटर ऑफ मास। क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ मास। जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी का सेंटर ऑफ मास जो होता है वो होता है उसके नाभि के पास, ठीक है, जिसको कि हम लोग नेवल भी कहते हैं इंग्लिश में। तो उस जगह पर हम लोग का सेंटर ऑफ मास माना जाता है। क्लियर? जैसे कि ये देखिए, ये एक क्या है, एक्सटेंडेड बॉडी है। क्लियर? इसके सेंटर ऑफ मास की अगर बात की जाए, जहां पर कि इस पूरे बॉडी का मास कंसंट्रेटेड हो, ठीक है, जहां पर कि जो इस पे mg एक्ट हो रहा हो वो इसके नॉर्मल को कैंसिल आउट कर दे, तो वो पॉइंट कौन सा होगा ये देखते हैं। तो जैसे कि मैंने इसको ऐसे लिया, ठीक है, इसको मैं ऐसे ऐसे बढ़ाता चला गया और ऐसे करते करते इसका एक पॉइंट निकल कर आएगा, और ये कहीं पर सेंटर ऑफ मास इसका ऐसे निकल कर आ गया, ये, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है यहां पर, इस पूरे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का ये माना जाएगा कि इस पूरे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का जो मास है वो इस पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है। तो ये जो पॉइंट होगा इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। क्यों? क्योंकि मैं इसको बैलेंस यहां पर कर सकता हूं, जहां पर कि जैसे कि वो दिख रहा है ना आपको, एक नॉर्मल इस पे एक्ट हो रहा होगा मेरे जो हाथ है उसकी वजह से। क्यों? क्योंकि ये एक mg एक्ट कर रहा होगा उस पर। बात समझ पे आई? और अभी इसी में ही मैं क्या करूं, अगर कोई एक ऐसे फोर्स एक्ट करूं तो पूरा का पूरा फोर्स ये माना जाएगा एक्सटर्नल। अगर ट्रांसलेशन मोशन सिर्फ हम लोग देख रहे हैं कि इस पॉइंट पर ही एक्ट हो रहा है। क्लियर? बात समझ पे आई? तो ये है पूरा हम लोग का सेंटर ऑफ मास का खेल, कि हम लोग चीजों को, अगर हम लोग को सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन चेक करना है तो सेंटर ऑफ मास उसका कंसीडर कर कर हम लोग ये देख सकते हैं कि वो बॉडी कैसे मूव करेगी। बात क्लियर? सेंटर ऑफ मास समझ पे आ गया। अब बात आती है कि अगर हम लोग के पास एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है जिसका कि हम लोग को सेंटर ऑफ मास नहीं पता, जैसे कि मैंने अभी बता दिया ह्यूमन बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां पर है, नेवल पर है, तो पता कैसे चला? या तो जैसे कि अभी मैंने ऐसे इसको किया, ऐसे करते करते आए और इसका सेंटर ऑफ मास पता कर लिया मैंने, तो या तो इस तरीके से करें या फिर एक मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट करें, क्योंकि कार को तो आप ऐसे नहीं कर सकते ना, कार को हाथों पे ऐसे उठाकर नहीं उसका सेंटर ऑफ मास चेक कर सकते। तो कैसे करते हैं उसको समझते हैं। तो देखिए, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स का पहले समझते हैं, फिर उसको थोड़ा और ज्यादा पार्टिकल्स के साथ समझेंगे, फिर जाकर एक एक्सटेंडेड बॉडी पर लगाएंगे, जैसे कि होगा हम लोग का कार वगैरह, उसका सब भी निकाल सकते हैं, बट अभी कार का निकालना नहीं है। वहां तक हम लोग जा सकते हैं बट अभी कार का निकालना नहीं है। समझना है आपको, बॉल का निकाल सकते हैं हम लोग। तो अभी क्योंकि एग्जामिनेशन के पर्पज से अगर हम लोग देखें तो कार वगैरह का नहीं निकालना, बट उसका भी निकाला जाता है। वो सब सोच समझकर इंजीनियर उस कार को डिजाइन करते हैं ताकि वो रोड पर सेफ हो चलने में। ठीक है, इसी वजह से देखिए सेंटर ऑफ मास की वजह से ही कहा जाता है कि
जैसे ओवरलोडिंग नहीं करनी चाहिए, जैसे ट्रक वगैरह होते हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं, मान लीजिए ट्रक में जो ट्रॉली बनी हुई है वो सिर्फ बनी हुई है इस साइज की, ठीक है, इतनी बनी हुई है, इधर ट्रक है ऐसे और ऐसे इस पे पहिए लगे हैं, साइज इसका सिर्फ ये है। अब वो लोग उस पे भर लेते हैं इतने ऊंचे तक, ठीक है। तो इसकी वजह से होगा क्या कि कई बार जब इस तरीके से ओवरलोडेड ट्रक होते हैं जिसपे कि इसका जो कार्गो होता है बहुत ऊपर तक इस पे लोड कर लिया जाता है, तो ये टंबल हो जाते हैं, पलट जाते हैं। तो वो सब भी कैसे होगा वो हम लोग आज और जो कल का हम लोग का लेक्चर होगा उस पर चीज़ों को समझेंगे। बट अभी समझना है कि ये एक सेंटर ऑफ मास का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आखिर सेंटर ऑफ मास क्या होता है वो तो समझ लिया है, निकालते कैसे हैं वो आप समझते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, ठीक है। तो देखिए यहां पर हम लोग अभी कंसीडर करेंगे क्या, एक पार्टिकल है अगर तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ही मानेंगे उसको। तो अगर एक पार्टिकल मान लीजिए यहां पर है और इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एक कार्टेशियन में ऐसे, क्लियर, स्पेस में ऐसे कहीं पर ये है, क्लियर। ये हो गया हम लोग का x, ये y और ये z। ये जो ऑब्जेक्ट मान लीजिए मैंने इस पे पुट किया वो कहीं स्पेस पर रखा हुआ है और वो पार्टिकल है ये जिसका कि मास है m1। क्या है मास? m1 है। दूसरा पार्टिकल है जिसका कि मास है क्या? m2। अब देखिए अगर ये दो पार्टिकल हैं और इनके सेंटर ऑफ मास की बात करी जा रही है कि कहां पर होगा, तो सेंटर ऑफ मास इन दोनों के बीच पर कहीं पर लाई करेगा। अब उस पॉइंट पर मास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जैसे कि यहां पर इनका जो मास होगा m1 m2 का वो इनके बीच पर कहीं पर लाई करेगा, ठीक है। बट अभी के केस में देखा जाए तो एक मास इधर रखा हुआ है, एक मास इधर, तो इनका अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो एक ऐसा पॉइंट जहां से दोनों कैसे हो, यूनिफॉर्म हो, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन हो कैसा हो, यूनिफॉर्म हो, वो हम लोग का कहलाता है सेंटर ऑफ मास। अब किस तरीके से यूनिफॉर्म हो, तो उसके लिए क्या है कि अगर हम लोग सेंटर से कंसीडर करें कि ये वाला जो m1 मास है वो कहां पर रखा हुआ है, वो r1 पर रखा है और ये जो m2 मास है वो r2 पर रखा हुआ है। यानी कि इनका जो पोजीशन वेक्टर है, m1 का पोजीशन वेक्टर है वो है r1 और m2 का जो पोजीशन वेक्टर है वो है r2। यानी कि हम लोग ने ये जो स्पेस है उसमें क्या किया, m1 की पोजीशन बता दी और m2 की पोजीशन बता दी। अब ये जो पॉइंट है अगर यहां पर हम लोग मान सके कि m1 और m2 क्या है, कंसंट्रेटेड है, यानी कि m1 और m2 वर्चुअली यहां पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सेंटर ऑफ मास तो ऐसे डिफाइंड है ना जहां पर इस पूरे जितने भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होता है उसका मास कंसंट्रेटेड हो, यानी कि ये वाला पॉइंट, ये जो सेंटर ऑफ मास होगा इन दोनों का वो कैसा होगा, जहां पर हम लोग वर्चुअली बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा मास कंसंट्रेटेड है। यानी कि ये जो पॉइंट है ये क्या हो गया, यहां पर m1 और m2 है, क्या है, यहां पर m1 और m2 है और इसकी पोजीशन को हम लोग बोलेंगे क्या, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, और इसको बोल सकते हैं हम लोग RCM। क्या बोल सकते हैं, RCM। तो यहां से जो निकल कर आया वो ये निकल कर आया, देखिए कि R1 m1 R1 प्लस m2 R2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू RCM। बात समझ पे आई? कैसे? देखिए जो मास है वो स्पेस में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है वो हम लोग का बहुत मैटर करता है। वो बहुत मैटर करता है कि वो जो मास है वो स्पेस में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसी वजह से हम लोग ने क्या किया, एक जब इस तरीके से देखा कि अगर हम लोग मास का वो किसी एक, आप ये मान लीजिए क्या कहते हैं, अगर एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जैसे कंसीडर कर लिया, ठीक है, तो उस पे जो m1 है उसका पोजीशन वेक्टर r1 हो गया, m2 का पोजीशन वेक्टर r2 हो गया, तो ये हो गया m1 r1 प्लस m2 r2 और ये बराबर होगा
उस एक वर्चुअल पॉइंट पर जहां पर कि इन दोनों का मास होगा टोटल एक वर्चुअल मास, ठीक है। यहां पर अब ये एक्चुअल में है या नहीं है वो मैटर नहीं करता, बट इन दोनों का एक कंसंट्रेटेड मास यहां पर होगा और उसका पोजीशन वेक्टर होगा आरसीएम। तो ये निकल कर आ जाएगा हम लोग का सेंटर ऑफ मास किसी दो ऑब्जेक्ट के लिए। बात समझ पे आई? ये हो गया फॉर्मूला। अगर हम लोग के पास दो ऑब्जेक्ट हो और हम लोग को फाइंड करना हो क्या, सेंटर ऑफ मास उन दो पार्टिकल्स का। एक बात और कि ये जो सेंटर ऑफ मास होता है वो हम लोग का ये किस तरीके से ये जो हम लोग जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो ले रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करता। क्लियर? ये क्योंकि जो चीजें होती हैं वो इस तरीके से आप दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम लीजिए तो वो इस तरीके से चीजें डिफाइंड होंगी कि वो अपने आप जो सेंटर ऑफ मास निकल कर आएगा वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। मतलब कि वो जो ये है ये उसका पोजीशन ये तो कोऑर्डिनेट सिस्टम पर डिपेंड करेगा। ध्यान से समझिएगा, ये जो आरसीएम निकल कर आ रहा है रेडियस वेक्टर या कह लीजिए पोजीशन वेक्टर, इस रेफरेंस पॉइंट से या ओरिजिन जो है हम लोग का वहां से ये आरसीएम तो डिपेंड करेगा, बट एक्चुअल बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि उस ऑब्जेक्ट को किस कोऑर्डिनेट सिस्टम पर पुट किया गया है। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास है वो इसी जगह पर होगा। इस बॉडी को अगर मैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पर रखूं या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पर रखूं या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पर रखूं वो मैटर नहीं करता। बात समझिएगा, सेंटर ऑफ मास जो होता है वो एक हम लोग की एक फिजिकल चीज है, ठीक है, जिसको हम लोग ऐसा टच कर पाए या ना कर पाए वो वहां पर मौजूद है या नहीं है, बट उस जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वजह से होता है। इस ऑब्जेक्ट का यहां पर है। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं कहीं पर भी ले जाऊं, कैसे भी ले जाऊं, वो सेंटर ऑफ मास वहीं पर रहेगा उसका, इस ऑब्जेक्ट के लिए। वो क्योंकि हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम अलग अलग लेंगे तो उस सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं अपने रिस्पेक्ट में बोलूंगा तो बोलूंगा 10 मीटर दूर है या 10 सेंटीमीटर दूर है, कोई 1 किलोमीटर दूर खड़ा है उसके रेफरेंस पे बोलूंगा तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, 1 किलोमीटर होगा उसके रेफरेंस पे, किस डायरेक्शन पे होगा वो भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो ध्यान से समझिएगा कि ये जो है ये सेंटर ऑफ मास का क्या बताता है, पोजीशन की है किस जगह पर। तो आरसीएम जो है वो डिपेंड करता है कोऑर्डिनेट सिस्टम पर, जबकि सेंटर ऑफ मास जो एक्चुअल पार्टिकल्स का होता है वो डिपेंड नहीं करता है, वो उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है उस डिस्ट्रीब्यूशन की। बात समझ पे आई? तो ये क्या है और सेंटर ऑफ मास क्या है? ये सेंटर ऑफ मास का क्या है, पोजीशन बता रहा है, पोजीशन वेक्टर है ये सेंटर ऑफ मास का। ये आरसीएम लिखा है, सीएम नहीं लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, आरसीएम। तो बात अब क्लियर हो गई होगी। तो ये था क्या कि अगर हम लोग के पास 2 पार्टिकल सिस्टम है तो हम लोग कुछ इस तरीके से चीजें निकालते हैं। क्लियर? अब चलते हैं आगे और देखते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम। तो इसी पे अब क्या कर रहे हैं हम लोग कि क्योंकि कोई भी पार्टिकल हम लोग जब लेते हैं उसको रेफरेंस पॉइंट से ही देखते हैं, क्योंकि ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं जब लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ रहे थे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में, रेफरेंस पॉइंट, ये सब जानते हैं। तो हमें कभी भी क्या करना होता है, जब भी पार्टिकल्स होते हैं तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना होता है, फिर वो पोजीशन वगैरह उस पे हम लोग को बतानी होती है। तो सिंपल अभी क्या था, जैसे 2 पार्टिकल्स थे उसी तरीके से अब क्या हो कि बहुत ढेर सारे पार्टिकल्स हो, कितने हो, n पार्टिकल्स हो। कितने हो गए पार्टिकल्स, n पार्टिकल्स। यानी कि अगर एक पार्टिकल इधर है जिसका कि m1 है मास, दूसरा m2 है, तीसरा m3 है, ठीक, इस तरीके से m4 है, m5 है, और इन सब का जो पोजीशन वेक्टर है वो r1 हो गया, ये r2 हो गया, क्लियर, इस तरीके से ये r3 हो गया, ये r4 हो गया, ये r5 हो गया, ठीक है। तो ये सारा जो है इस तरीके से करते करते अप टू मान लीजिए n है, क्या है, nth पार्टिकल रखा हुआ है m मास का, और उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, rn है। तो सिंपल सा क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, जब भी
पोजीशन वेक्टर हम लोग को फाइंड करना होता है इस अरेंजमेंट का, इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, जिसमें कि n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, उसके लिए जो पोजीशन वेक्टर है हर एक पार्टिकल का, उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करिए, तो m1 r1 प्लस m2 r2 डॉट 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 इस तरह ऐड करते जाइए अप टू mn rn, और डिवाइड कर दीजिए टोटल मास से। ठीक है, टोटल मास वो क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट 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 mn, और यही बराबर हो जाएगा किसके, RCM के। ठीक है, सेंटर ऑफ मास। तो nth जब हम लोग के पास n पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, क्या होंगे, n पार्टिकल्स, तो उनके लिए भी अगर हम लोग को सेंटर ऑफ मास फाइंड करना हो तो इस तरीके से कर सकते हैं। यानी कि आप क्या करिए, मास का जो पोजीशन वेक्टर उसके साथ मल्टीप्लाई करिए और जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबको ऐड कर दिए, फिर उसके बाद जो टोटल मास है उससे डिवाइड कर दीजिए। इसी को अगर छोटे फॉर्म पे लिखना है तो मैं ये लिख सकता हूं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास है। क्लियर, सेंटर ऑफ मास अलग होता है, ध्यान दीजिएगा। सेंटर ऑफ मास एक फिजिकल चीज है, ठीक है, मतलब कि उस बॉडी की खुद की होती है जो भी अरेंजमेंट होता है। अब ये जो आर होता है पोजीशन वेक्टर, वो डिपेंड करता है कि हम लोग का कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। ठीक, क्लियर। अभी हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात कर रहे हैं सारा, तो उसके अकॉर्डिंग इस तरीके से निकालते हैं। क्लियर, तो ये हो गया आरसीएम, और यहां से इसको लिखा जा सकता है ऐसे कि हम लोग को टोटल यहां पर इसका लेना है, तो ये हो जाएगा समेसन आई इज इक्वल टू 1 अप टू n m i r i, ये, और यहां पर हो जाएगा टोटल मास, जहां पर जो m है वो क्या हो गया, वेयर m जो है वो हो गया हम लोग का m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट 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 mn। इसको भी लिखा जा सकता है समेसन ऑफ i इज इक्वल टू, मतलब i इक्वल टू 1 से n तक, और यहां पर mi, ये टोटल m। इस तरीके से इसको भी लिख सकते हैं। तो ये चीज हम लोग की निकल कर आ जाती है जब n पार्टिकल सिस्टम की हम लोग बात करते हैं। क्लियर। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि किस तरीके से अगर हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो सेंटर ऑफ मास जो अभी हम लोगों ने निकाला है, ठीक है, जो कि क्या निकल कर आया है, RCM इज इक्वल टू समेसन ऑफ I इक्वल टू 1 अप टू n, और यहां पर MI RI डिवाइडेड बाय कैपिटल M। ये क्या है, ये है हम लोग का जैसे कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है इस तरीके का, और उस कोऑर्डिनेट सिस्टम पर बहुत ढेर सारे पार्टिकल्स रखे हैं। क्लियर, क्या है, बहुत ढेर सारे पार्टिकल्स रखे हैं। तो उन पार्टिकल्स का अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक अरेंजमेंट देख रहे हैं, और वो क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कार्टेशियन प्लेन, मतलब कार्टेशियन उस पे सिस्टम पर, तो अब क्योंकि जो हम लोग का कार्टेशियन सिस्टम बना हुआ है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो 3 एक्सिस से मिलकर बना हुआ है, एक्स वाई और जेड। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस सेंटर ऑफ मास के 3 जो कंपोनेंट्स हैं उनको फाइंड कर सकते हैं। किस तरीके से, अब देखिए, ये जो यहां पर ये है, ये चीज हो जाएगी ब्रेक। मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा जो आ रहा है, ये है जहां पर कि मास कैपिटल M है, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना है, ये है RCM, ये चीज। क्लियर। तो ये हम लोग का क्या हो गया, ये हो गया पोजीशन वेक्टर इस सेंटर ऑफ मास का, जहां पर कि ये पूरा पूरा मास माना जाएगा कंसंट्रेटेड है। इसके अगर कंपोनेंट्स ब्रेक करें तो एक कंपोनेंट हो जाएगा x डायरेक्शन पर, एक कंपोनेंट हो जाएगा इसका y डायरेक्शन पर, और एक कंपोनेंट हो जाएगा z डायरेक्शन पर, हाँ या ना। तो जब इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो RCM है इसको लिखा जा सकता है XCM और I कैप प्लस YCM J कैप प्लस ZCM K कैप। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अगर पोजीशन वेक्टर है हम लोग का RCM, तो उसका
एक्स कंपोनेंट, उस सेंटर ऑफ मास का एक्स कंपोनेंट जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम पर, उसके मतलब पोजीशन का एक्स कंपोनेंट, फिर ये वाई कंपोनेंट, उसका मैग्नीट्यूड है ये, और ये तो आई जे के, तो वो तो डायरेक्शन बता ही रहे हैं। क्लियर? तो इस तरीके से ये हम लोग निकाल सकते हैं। अब ये इसको अगर हम लोग निकालें, इसको ऐसे रखें, इसको यहां पर पुट कर दें, तो ये चीज निकल कर आ जाएगी। देखिए ये जो आर आई है, आर आई क्या था? आर आई किसी एक जो आयत पार्टिकल था, आर आई क्या था? ये जो आयत पार्टिकल था उसका पोजीशन वेक्टर था, हाँ या ना? जो कि क्या होगा, अगर इसके कंपोनेंट्स देखे जाए तो इसके कंपोनेंट हो जाएंगे कुछ इस तरीके से, बिल्कुल हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है, इस आयत पार्टिकल का। और वो होगा आर आई इज इक्वल टू एक्स आई आई कैप प्लस वाई आई जे कैप प्लस के आई प्लस जेड आई के कैप, ठीक है। ये तो ये निकल कर आ गया क्या, किसका है? ये पोजीशन वेक्टर है उस आयत पार्टिकल का जिसको कि हम लोग यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर? तो यहां से जो चीज निकल कर आएगी जब आरसीएम और इसको पुट कर हम लोग लिखेंगे तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से कि क्योंकि ये चीजें ऐसे ब्रेक होंगी तो ये निकल कर आ जाएगा XCM। अगर हम लोग को फाइंड करना है सिर्फ ये वाला पोर्शन, ये मैग्नीट्यूड इसका, तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 यहां से अप टू n MI, ठीक है। मास वही आयत वाला मास है बट उसका मल्टीप्लाई कराएंगे क्योंकि हम लोग को सेंटर ऑफ मास फाइंड, मतलब सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है उसका एक्स वाला कंपोनेंट फाइंड करना है। तो उसके लिए हम लोग यहां पर करेंगे एक्स आई से मल्टीप्लाई, ये एक्स आई से। जब इसको यहां पर आप पुट करेंगे तो ये इसको एक्सपेंड करने पे ये अलग अलग चीजें निकल कर आ जाएंगी। तो वो पूरा जो डेरिवेशन है वो मैं नहीं कर रहा, 2-3 स्टेप है बीच में, वो नहीं कर रहा, और ये निकल कर आ जाएगा। क्लियर? वाई सी एम को अगर हम करें तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू 1 अप टू n mi, और यहां पर हो जाएगा वाई आई डिवाइडेड बाई m। क्लियर? फिर उसके बाद अगर हम लोग जेड सी एम की बात करें तो ये निकल कर आ जाएगा i इक्वल टू 1 यहां पे अप टू n और mi zi डिवाइडेड बाई m, ठीक है। ये इस तरीके से चीजें निकलकर आ जाएंगी। किसके लिए? अगर हम लोग को ये जो है हम लोग का पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, उसके एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट हम लोग को फाइंड करने हो, ठीक है। तो इसको अगर मैं बनाऊं तो ये ग्रीन कलर से बनाने चाहिए क्योंकि ये ग्रीन कलर से मैंने लिखा है समझने के लिए। तो ये हो जाएगा क्या, एक्स सी एम, ये जेड सी एम सेंटर ऑफ मास का जेड कंपोनेंट, और ये वाई वाला कंपोनेंट वाई सी एम। क्लियर? ये पूरा हम लोग का ये वाले जो वेक्टर है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्रीन कलर से जो बने ना। ये हो गया क्या, XCM, ये हो गया YCM, इसका ये मैग्नीट्यूड बता रहा है ये, और ये ZCM। डायरेक्शन तो IJ के है ही, ठीक है, ये IJ के ही है, ठीक है। इस तरीके से ये चीजें होंगी। अब आगे इस पे जो आता है चीज वो है कि अब देखिए जो हम लोग का पूरा ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंडेड एक बॉडी है, उस पे अगर हम लोग ये मान रहे हैं कि एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रहा है जो कि उस सेंटर ऑफ मास पर एक्ट होगा, तो जो भी वो सेंटर ऑफ मास है वो मूव करेगा। इसके लिए बिल्कुल सिंपली बिल्कुल चलते हैं वापस हम लोग के लॉज ऑफ मोशन पे। वहां पर भी तो ऐसे ही मान रहे थे कि एक अगर हम लोग की एक्सटेंडेड बॉडी है, ठीक है, एक्सटेंडेड बॉडी है, तो उस एक्सटेंडेड बॉडी में जो भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रहा था वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट पर होता अप्लाई, और उसकी वजह से फिर हम लोग देखते हैं कि क्या उस पे एक्सेलरेशन आ रहा है, हाँ या ना। तो अभी तक हम लोग ने, मतलब आज को अगर छोड़ दिया जाए तो अभी तक हम लोग ने उस पॉइंट को नाम नहीं दिया था कि आखिर वो पॉइंट है क्या। वो जो पॉइंट ऑब्जेक्ट हम लोग मान ले रहे थे उसको हम लोग ने नाम नहीं दिया था, सिर्फ ये कंसीडर कर चल रहे थे कि ये पूरे ऑब्जेक्ट पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मानकर उस पर फोर्स लगा रहे थे।
तो आखिर वो आया कैसे? क्योंकि ऐसा होता है कि एक्सटेंडेड बॉडी का एक पॉइंट होता है जहां पर कि माना जा सकता है कि पूरा का पूरा जो मास है उस जगह पर कंसंट्रेटेड है, और अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट किया जाएगा तो उस पॉइंट पर एक्ट होगा और वो उसको प्रोवाइड करेगा एक लीनियर मोशन। ध्यान दीजिएगा, क्या प्रोवाइड करेगा? लीनियर मोशन। तो सेंटर ऑफ मास में अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रहा है तो उसमें आएगा एक लीनियर मोशन आएगा, ये ध्यान दीजिएगा। ओके, तो सेंटर ऑफ मास पर जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट होगा उस पर आएगा एक लीनियर मोशन, और उसके लिए जो भी चीजें निकल कर आएंगी बिल्कुल वैसी ही होंगी, यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह जो भी हम लोग सारी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि हम लोग पढ़ कर आए काइनेमेटिक्स में, वो सब लगा सकते हैं। और जो भी हम लोग डायनेमिक्स पार्ट में पढ़ कर आए, लॉज ऑफ मोशन में जो चीज पढ़ कर आए कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स लगा रहे हैं, उससे वजह से एक्सेलरेशन आ रहा है, उसकी वजह से वेलोसिटी निकाल सकते हैं, फिर हम चीजें जो भी हैं सारी कैलकुलेट कर सकते हैं, या रिवर्स कर सकते हैं कि अगर हम लोग को पोजीशन पता हो, ठीक है, क्या यही तो करते थे कि अगर किसी पॉइंट की पोजीशन पता हो तो इससे dr/dt करके हम लोग निकाल लेते थे v, और dv/dt कर हम लोग निकाल लेते थे a, फिर यहां से चीजें जो भी थी वो निकल कर आ जाती थी। है ना, यही तो करते थे, और क्या था। सेम प्रोसीजर यहां पर भी है, बट यहां पर क्या दिया होगा? यहां पर एक एक्सटेंडेड बॉडी दी होगी कि m1 m2 m3 m4 ऐसे करते करते खूब ढेर सारी चीजें दी होंगी, और फिर उसके बाद हम लोग को RCM निकाल लेना होगा। क्या निकाल लेना होगा? RCM, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। उसके बाद जो भी आगे की चीज है बिल्कुल सेम है, यहां से ये चीज जैसे निकल कर आ गया ना, अब उसके बाद यहां पर ये जो RCM है वो क्या है हम लोग का? वो होता है जैसे कि m1 r1 प्लस m2 r2 डॉट 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 mn rn, यही तो है सेंटर ऑफ मास, और ये होता है हम लोग का नीचे टोटल मास। तो अगर हम लोग को इससे जाना है किस पे? इस स्टेप पे कि इस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है जहां, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हम लोग को drcm/dt करना होगा, इससे निकल कर आ जाएगा vcm। तो इसको जब हम लोग करेंगे तो हम लोग को हर पार्ट को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा कि अगर 1/m बाहर रख दें तो अंदर बचेगा हम लोग का m1 dr1/dt प्लस m2 dr2/dt, और इस तरीके से ऐसे ऐसे करते करते mn drn/dt। क्लियर? ये चीजें इस तरीके से निकलकर आ जाएंगी। अब क्योंकि ये एक इंडिविजुअल पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो होगा, और वो हम लोग का जो निकलकर आएगा इस तरीके से निकलकर आ जाएगा कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा वो हो जाएगा 1/M, और m1 v1 प्लस m2 v2 डॉट 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 mn vn। समझे? ये बात समझ पे आई कि अगर हम लोग के पास पोजीशन दिया हुआ, ठीक है, हर एक जो छोटे छोटे पार्टिकल जिससे ये पूरा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बना है, अगर उनका हम लोग को पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है और उनका मास दिया हुआ है तो हम लोग उससे सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। सेंटर ऑफ मास को डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकल आएगी। बट अगर हम लोग को कंपोनेंट्स की उसके निकालना है तो हर एक कंपोनेंट की वेलोसिटी का भी हम लोग ऐसे इस तरीके से चीजें निकाल सकते हैं। तो VCM इज इक्वल टू 1/m और m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस डॉट 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 mn vn ऐसे कर सकते हैं। तो यहां पर v1 क्या है? m1 मास की वेलोसिटी है। v2 क्या है? m2 मास की वेलोसिटी है। vn क्या है? हम लोग की mn मास की वेलोसिटी है। क्लियर? अब इस पे आगे और क्या आता है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो इससे चीज क्या निकल कर आ जाएगी कि यहां पर हम लोग इसको निकाल सकते हैं a, जो कि बराबर हो जाएगा ACM इज इक्वल टू, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कैसे निकल कर आया है वो इस तरीके से डिफरेंशिएट करके, वो हो जाएगा m1 A1 प्लस m2 A2 प्लस डॉट 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 mn an। ठीक है, तो यहां से इस तरीके से ये चीजें निकल कर आती हैं। क्लियर? बात क्लियर हो गई? अब चलते हैं आगे और देखते हैं इस पे कि किस तरीके से अगर हम लोग को ये देखना हो कि इसी में अगर जैसे A की बात अगर हम लोग को R पता हो, वहां से हम लोग ने V निकाल लिया,
V से A निकाल लिया, फिर वो बॉडी मूव कर रही है, वो सारा कर लिया। बट अगर इसी में क्या हो, एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो, तो फिर किस तरीके से चीजें होंगी। तो देखिए उस पे क्या होगा कि अगर हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पर जाएं, तो A अभी हम लोग ने निकाल लिया था कि ACM क्या है हम लोग का, वो होगा 1/m और बराबर होगा m1A1 प्लस m2 प्लस m2A2 प्लस m3A3 ये, और इस तरीके से करते करते mn ये चीजें यहां पर हो जाएंगी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे हम लोग ने कर लिया। अब यहां पर क्या हुआ कि ये जैसे एक्सेलरेशन ये चीज तो निकल कर आ गई, इसी में जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या है, एक पॉइंट होता है जहां पर सारा मास कंसंट्रेटेड होता है। तो इसको अगर हम लोग देखें गौर से, अगर m उधर मल्टीप्लाई में चला जाए तो ये हो जाएगा MACM और ये बराबर हो जाएगा m1A1 प्लस m2A2 प्लस m3A3 डॉट 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 MNAN। क्या दिख रहा है यहां पर, ये हो गया सेंटर ऑफ मास पे लगने वाला फोर्स FCM अगर इसको नाम देना हो, और ये हो गया इंडिविजुअल पार्टिकल्स जो थे उस पे लगने वाला फोर्स, जिसको कि हम लोग F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट 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 FN बोल सकते हैं। तो समझिए इस बात को, ये क्या है, एक कुछ उसी तरीके का नहीं है जहां पर हम लोग क्या मानते हैं कि एक हम लोग की बॉडी है और उस पे क्या हो रहा है, एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रहा है, तो वो पूरा का पूरा वो जो एक्सटर्नल फोर्स बनता है वो कैसे अप्लाई होता है, वो सेंटर ऑफ मास पर अप्लाई होता है। यानी कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स तो ऐसा है, बट अगर उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहां पर है और हर एक पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है किसी भी डायरेक्शन में, अलग अलग कैसे भी लग रहा है, तो जो इनका नेट इफेक्ट शो होगा, क्या होगा इस पे नेट इफेक्ट जो शो होगा वो शो होगा इस सेंटर ऑफ मास पर, जहां पर कि एक नेट एक्सटर्नल फोर्स जो हम लोग ने लगाया था वो इसी पर अप्लाई होगा, और उस फोर्स की वजह से हम ये एक्सेलरेशन निकल कर आएगा जो कि उस सेंटर ऑफ मास को मूव आगे कराएगा। क्लियर, ये पार्टिकल्स किस तरीके से मूव कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, वो बहुत डिफरेंट हो सकता है, बट ये जो सेंटर ऑफ मास है उस पे फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगा, वो अगर पहले से मान लीजिए रुका हुआ है तो वो उसी डायरेक्शन में ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। एक्सेलरेशन क्योंकि इसी डायरेक्शन में बनेगा और उसकी वजह से वेलोसिटी इस पे इंपार्ट होगी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो u इक्वल टू 0 था, v इज इक्वल टू हम लोग का 80 निकल कर आ जाएगा। क्लियर, और ये पूरा का पूरा सिस्टम ऑफ जो पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन पे, मतलब इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो इस डायरेक्शन मूव करेगा। पार्टिकल्स भले ही किसी भी तरफ मूव कर रहे हैं बट वो जो होगा वो आगे बढ़ेगा। इसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल होता है जहां पर कि अगर हम लोग के पास एक सिस्टम है जहां पर कि 2 मास है और वो बने हुए हैं एक स्प्रिंग से, फिर उसको क्या किया गया कि अभी ऐसे वो रखे हुए थे, ठीक है, चुपचाप रखे हुए थे उस एक ट्रैक पर जिसपे कि वो फ्रीली ऐसे मूव कर सकते हैं। तो अरेंजमेंट कुछ ऐसा कि ये मास m1 है, ये m2 है। क्लियर, अभी इसको क्या किया गया कि रुके हुए रखे थे, इसको सडनली ऐसे इधर खींचा गया, तो एक बार इस पे फोर्स अप्लाई हुआ और उसकी वजह से इस पे कुछ वेलोसिटी आ गई। अब क्योंकि ये दो पार्टिकल्स हैं वो इस स्प्रिंग से बंधे हुए थे तो ये एक ऑसिलेशन करेंगे, बट क्योंकि जो पूरा का पूरा फोर्स है वो इसके सेंटर ऑफ मास पर अप्लाई हुआ होगा, तो वो सेंटर ऑफ मास चुपचाप इस डायरेक्शन पर ऐसे इधर मूव करता चला जाता है। ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऐसे ऐसे मूव करते रहते हैं, बट इनका जो सेंटर ऑफ मास है सिर्फ अगर उस पर फोकस किया जाए तो वो चुपचाप ऐसा इस डायरेक्शन में मूव करता जाता है। ठीक है, मतलब अगर हम लोग उसको विजुअलाइज करना चाहें तो कर सकते हैं कि इस तरीके के हम लोग कुछ अरेंजमेंट बनाएं और इसके सेंटर ऑफ मास पर एक कोई ग्लोइंग ऑब्जेक्ट रख दें। ओके, फिर क्या हो कि जब इसको हम लोग इस तरफ मूव कराएंगे तो जो एक्सटर्नल फोर्स था वो एक्ट होगा इसके सेंटर ऑफ मास पर। भले ही ये जो है ये 2 ऑब्जेक्ट
देखने में ऐसे ऐसे वो ऑसिलेट कर रहे हो, बट क्योंकि जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया था वो एक्ट होगा इस पे सेंटर ऑफ मास पर, जो कि प्रोवाइड करेगा इस पूरे अरेंजमेंट को एक लीनियर मोशन। और ये सेंटर ऑफ मास जो भी एक्सेलरेशन उस फोर्स के लगाने की वजह से आया था वो उस एक्सेलरेशन से इधर मूव करेगा, क्योंकि उसकी वजह से फिर एक कांस्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी। हम लोग के पास एक्सेलरेशन एक्ट हुआ, वेलोसिटी आई, अब उसके बाद फोर्स क्योंकि लगाना हम लोग ने बंद कर दिया, तो उस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ये मूव करता रहेगा। एक्सेलरेशन कुछ टाइम तक एक्ट हुआ होगा, उसके बाद वेलोसिटी आ गई और फिर उस वेलोसिटी से ये चुपचाप इधर मूव करता रहेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग क्या करें कि बाकी जो लाइट्स वगैरह उनको ऑफ कर दे, तो ये जो ग्लोइंग ऑब्जेक्ट है वो हम लोग को ऐसा मूव करता हुआ दिखाई देगा। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है इस चीज को समझने के लिए कि जो भी एक्सटर्नल फोर्स होता है वो हमारा एक्ट होता है सेंटर ऑफ मास पर। उसके जो पार्टिकल्स है उनका कैसा भी बाहर किसी भी तरह से मोशन हो रहा हो, बट उसका सेंटर ऑफ जो मास होगा वो इस तरीके से आराम से ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो यहां से ये चीज निकल कर आ गई कि जो हम लोग का पूरा एफ एक्सटर्नल है वो क्या हो जाएगा, ये एफ एक्सटर्नल हो जाएगा और वो एक्ट होगा इस पे। ठीक है, बात समझ पे आई? तो ये बिल्कुल वैसे ही कुछ इक्वेशन बन गई ना कि हम लोग बॉडी, अगर एक्सटेंडेड बॉडी होती थी, उसका मास कुछ दिया रहता था, तो उस मास को हम लोग m यहां पर रखते थे, उस पूरे मास को हम लोग जैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे तो उसका कितना एक्सेलरेशन आ रहा है वही लेते थे, तो वही एक यहां पर इस तरीके से कि वो सेंटर ऑफ मास है एक्चुअली। ठीक है, वो क्या है एक्चुअली, एक सेंटर ऑफ मास है उस जहां पर कि ये पूरा का पूरा एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रहा है, तो उसका उस सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना होगा वो यहां से हो जाएगा। ये चीजें निकल कर आ जाती है। अभी यहां पर क्या हो कि अगर ये जो एक्सटर्नल फोर्स है वो लगना क्या हो जाए, बंद हो जाए, जीरो हो जाए, तो यहां से क्या होगा कि एम ए दिस इज इक्वल टू जीरो। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो होता है वो होता है डी वी सी एम बाई डी टी इक्वल टू जीरो। तो इसको जब हम लोग करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा वी सी एम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि अगर m ऐसे रख दे तो ये निकल कर आ गया कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है तो जो हम लोग का मोमेंटम होगा क्या होगा, मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि कंजर्व रहेगा। सेंटर ऑफ मास का जो मोमेंटम वो कैसा रहेगा, कंजर्व रहेगा, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है। ध्यान दीजिएगा एक्सटर्नल फोर्स की बात हो रही है। ठीक है, तो जो अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है तो सेंटर ऑफ मास जिधर मूव कर रहा था जिस वेलोसिटी से, वो उसी डायरेक्शन पे ही मूव करता रहेगा, उसके मोमेंटम पर कोई चेंज नहीं आएगा। यही चीज अप्लाई होती है उस केस पर जहां पर कि हम लोग के पास एक प्रोजेक्टाइल होता है और उस प्रोजेक्टाइल को एक मान लीजिए कि एक बॉम्ब है जैसे, ठीक है, एक बॉम्ब सेल है, उसको फायर किया जाता है और वो आधे रास्ते पर जाके क्या होता है, दो पार्ट्स पे ब्रेक हो जाता है। उसका एक पार्ट कुछ हिस्सा इधर आके गिरता है और कुछ हिस्सा जाकर इधर गिरता है। ठीक है, तो अब क्योंकि ये यहां पर जो ऐसे यहां से फायर किया गया था वो इस जगह पर जाके एक्सप्लोड हुआ, तो एक्सटर्नल फोर्स कोई एक्ट नहीं हुआ उस पर, इंटरनल फोर्स ही था। यानी कि अगर हम लोग बात करें ये जो दो पार्टिकल्स यहां पर ब्रेक हुए हैं उनके सेंटर ऑफ मास की, तो सेंटर ऑफ मास को अगर ट्रेस करेंगे तो वो उसी जगह पर ऐसे जाता रहेगा जहां पर कि इसको जाना चाहिए था। ठीक है, जो हम लोग का इनिशियली ट्रेजेक्टरी होती इस प्रोजेक्टाइल की, जहां पर कि टोटल मास m था, वो ट्रेजेक्टरी वही रहेगी ऐसे। तो अगर टोटल मास यहां पर मान लीजिए शुरुआत पर जो हम लोग ने फेंका था उस बॉम्ब सेल का कितना था, m था, और यहां पर आकर क्या हुआ, ये एक्सप्लोड हुआ, तो एक्सटर्नल कोई फोर्स एक्ट हुआ नहीं हुआ, यानी कि F एक्सटर्नल जीरो हो गया। तो जो इसका मोमेंटम होगा हम लोग का वो चेंज नहीं होगा, यानी कि वेलोसिटी जो रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो जो प्रोजेक्टाइल है उसका सेंटर ऑफ मास है, उसका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है, दो पार्ट्स जो होंगे उसके एक्चुअल में, मान लीजिए कि ये m1 है और ये m2 है,
तो m1 प्लस m2 वो तो m के बराबर है, बट यहां पर जो इनका सेंटर ऑफ मास है वो ऐसे फैलेंगे एक दूसरे से कि ये जब नीचे आएंगे तो इनका सेंटर ऑफ मास इसी जगह पर लाई करेगा। तो यहां से फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कि इसकी पोजीशन हम लोग को R1 मान ली और इसकी पोजीशन R2 मान ली। क्या मान ली? R2। क्लियर? या x1 x2 मान सकते हैं क्योंकि सिर्फ x डायरेक्शन पे इसको हम लोग ले रहे हैं, तो x1 और x2 मान सकते हैं। क्यों R1 R2 माने? तो x1 x2 हो गई, और ये सेंटर ऑफ मास का ये जो है वो xcm है। क्या है? xcm। तो यहां से जो बनेगा हम लोग का वो ये बनेगा कि xcm इज इक्वल टू x1 m1 प्लस x2 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, यानी कि इसका टोटल मास। तो अभी क्योंकि हम लोग रेंज से फाइंड कर सकते हैं कि एक्सियम किसके बराबर होगा, क्योंकि इनिशियल जो ट्राजेक्टरी थी वो उसी को फॉलो करेगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स कोई अप्लाई नहीं हो रहा है। तो ये जो एक्सियम होगा वो बराबर होगा उसके रेंज के। तो यहां से रेंज निकालकर इनिशियल ट्राजेक्टरी जो हम लोग की थी वही रहेगी। तो वही हम लोग का यहाँ पर r के बराबर हो जाएगा, और फिर m1 प्लस m2 उसकी वैल्यू पता है, और ये दिया रहता है यहाँ पर कि किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ये। तो वहां से हम लोग फिर ये बता सकते हैं कि x1 x2 का रेशियो क्या है, या एक x1 दिया हो तो हम लोग दूसरे का पोजीशन बता सकते हैं। तो इसकी हेल्प से चीजें सारी फाइंड की जा सकती हैं। ठीक है, तो ये जो एक्सियम है वो किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पर? वो r के बराबर हो जाएगा, r जो कि है रेंज। तो रेंज बात समझ पे? तो इस तरीके से ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहां पर वर्क करता है। बात समझ गए? तो एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के लीनियर मोशन के लिए, उसके मोमेंटम में चेंज करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड होता है। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इंटरनल फोर्सेज हैं, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, और कोई भी जो सेंटर ऑफ मास होता है उस पे किसी भी तरीके की उसके पोजीशन में या वेलोसिटी में, एक्सेलरेशन में कोई भी चेंज नहीं लाते हैं। क्लियर? तो अब हम लोग चलते हैं रिजिड बॉडी की तरफ, जिसको कि मैं शुरुआत में भी बता चुका हूं रिजिड बॉडीज क्या होती हैं। एक बार और इसको समझ लेते हैं। रिजिड बॉडी तो ऐसी बॉडीज जिसमें कि हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें और उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनकी रिलेटिव पोजीशन जो है वो चेंज ना हो, भले ही हम कितना भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहे हो। तो वो जो बॉडीज कहलाती हैं वो हम लोग की रिजिड बॉडीज कहलाती हैं। बात समझ पे आई? तो जैसे कि एक पार्टिकल है, ऐसे 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 बहुत ढेर सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं। अब उन पार्टिकल्स में क्या है कि जैसे जैसे हम लोग फोर्स अप्लाई करते जा रहे हैं उसमें किसी भी तरीके का जो रिलेटिव इनकी पोजीशन है, इसके रिस्पेक्ट में इसकी, इसके रिस्पेक्ट में इसकी, इसके रिस्पेक्ट में इसकी, सब शेप एंड साइज बरकरार रहे, तो इस तरीके की जो बॉडी होती है वो रिजिड बॉडी कंसीडर करी जाती है। ठीक है, तो जैसे ये पेन है, इसको रिजिड बॉडी कंसीडर किया जाएगा। कोई बॉल है, अगर वो ये माना गया कि वो दब नहीं रही है, हार्ड बॉल है कुछ, तो वो एक रिजिड बॉडी मानी जाएगी। या कोई डोर है, ट्रक है, ठीक है, कोई फैन है, ये सब के सब हम लोग का क्या होगा, एक रिजिड बॉडी कंसीडर करी जाएगी। बात समझ पे आई? तो ये चीजें जो है रिजिड बॉडी से रिलेटेड वो बहुत जरूरी है। अब देखिए, ये जो रिजिड बॉडी है उसमें तो हम लोग ने ये जाना कि रिजिड बॉडी आखिर होती क्या है। तो अगर रिजिड बॉडी हम लोग रियल लाइफ में देखें तो वो कुछ इस तरीके के 4-5 पार्टिकल से मिलकर नहीं बनी होती है। होती है क्या ऐसे? नहीं, वो ऐसी नहीं होती। वो होती है कंटिन्यूअस फॉर्म पे। जैसे कि मैं हूं, पार्टिकल्स मेरे तुम ऐसे एक एक नहीं देख सकते कि एक इधर रखा है, एक इधर रखा है, एक इधर रखा है, एक इधर रखा है, नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। उसमें क्या है कि आप लोग को एक कंटिन्यूअस फॉर्म पे चीजें दिखाई देंगी, एक डेंसिटी दिखाई दे सकती है। तो अगर हम लोग क्या करें, ये माने कि पूरा का पूरा जो बॉडी है वो कैसी है, एक कंटिन्यूअस फॉर्म पर है, तो जो मास है उसका वेरिएशन कंटिन्यूअस है, उसका जो वेरिएशन है वो भी क्या है, कंटिन्यूअस। यानी कि कोई अगर ऑब्जेक्ट है इस तरीके का, और उस ऑब्जेक्ट में अगर किसी पॉइंट पर हम लोग ने माना कि जैसे ये पार्टिकल है ना, वैसा कोई एक पार्टिकल है जो कि
मास उसका dm है। तो इसी तरीके के dm पार्टिकल्स पूरे इस पे होंगे, इस पूरे बॉडी में होंगे, जो कि एक कंटिन्यूअस नेचर इसको प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो फिर हमारा जो कार्टेशियन सिस्टम है उस पे इसको पुट करें, ठीक है, उसको उस पे पुट करें, तो इसकी हम लोग ले लेंगे पोजीशन। क्या ले लेंगे? पोजीशन। अब ये x के रिस्पेक्ट में, अगर जैसे कि हम लोग ने पहले अगर r बना दिए, क्या कर दिया, एक r बना दिया, तो r बनाने से क्या होगा कि इसकी तो हम लोग को पोजीशन पता चल जाएगी। तो यहां से ये हो गया इसका r cm। अब इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं इसके x कंपोनेंट पर, इसके y कंपोनेंट पर, और इसके जो z कंपोनेंट था उस पर। क्लियर? जो z कंपोनेंट था उस पर हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं। क्लियर? तो ये चीज निकल कर आ जाएगी कि अब अगर हम लोग को इसका बताना है तो वो निकल कर आ जाएगा xcm इज इक्वल टू xdm डिवाइडेड बाई कैपिटल M, और यहां पर हम लोग को इसको इंटीग्रेट करना होगा। ये फिर आएगा ycm, और ये हो जाएगा ydm, और यहां पर m, फिर ये निकल कर आएगा zcm इज इक्वल टू zdm डिवाइडेड बाई m। तो ये क्या निकल कर आया? ये जो dm है वो क्या है? एक पार्टिकल है ऐसा जिससे कि हम लोग मान सकते हैं कि पूरा का पूरा ये मिलकर बना हुआ है एक रिजिड बॉडी हम लोग की, क्योंकि रिजिड बॉडी जो रियल लाइफ में होती है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर बनाती है, तो वहां पे हम लोग को डेंसिटी बतानी होती है। ठीक है, तो ये डीएम कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? एक हम लोग को एलिमेंट कंसिडर करना होता है, जैसे कि अगर मान लीजिए एक रेगुलर बॉडी है जो कि 3 डायमेंशनल है, इधर इधर और इधर, तो वहां पर हम लोग x में कैसे वेरी कर रहा है वो पता रहेगा, y में कैसे वेरी कर रहा है वो पता रहेगा, z में कैसे वेरी कर रहा है वो पता रहेगा। वहां से फिर चीजें हम लोग निकाल सकते हैं। ये जो dm है वो एक फंक्शन की तरह होता है, और फिर यहाँ पर हम लोग x के साथ उसको इंटीग्रेट कर पुट करते हैं यहाँ पर, और ये चीजें निकाल लेते हैं। क्लियर? वो समझ पर आ जाएगा आपको। ओके, तो ये था हम लोग का रिजिड बॉडी से रिलेटेड एक चीज। अब है सेंटर ऑफ मास ऑफ सम रिजिड बॉडीज। तो कुछ अगर हम लोग रिजिड बॉडी की बात करें जिसका कि हम लोग सेंटर ऑफ मास आसानी से फाइंड कर सकते हैं, तो सबसे पहले अगर एक रॉड की बात करी जाए, जैसे कि ये है, तो अगर एक यूनिफॉर्म रॉड है हम लोग के पास, कैसा है? यूनिफॉर्म डेंसिटी का रॉड है, यानी कि जो मास है उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड वो हो जाएगा कि अगर रॉड ऐसा है तो उसके ये इस सेंटर पर, मतलब कि इस पॉइंट से इधर की डिस्टेंस और इधर की डिस्टेंस क्या है? बराबर है। क्यों? क्योंकि ये कैसा है? यूनिफॉर्म रॉड अगर हम लोग मान रहे हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, तो ये निकल कर आ जाएगा। अगर नहीं है तो हम लोग को वही फाइंड लगाना होगा, xcm इज इक्वल टू xdm डिवाइडेड बाई m, क्योंकि ये जो रॉड है वो हम लोग क्या मान रहे हैं? अगर यूनिफॉर्म है तो यहां पर इसका सेंटर पे होगा। इस तरीके से मान लीजिए कि अगर ये यहां से हम लोग देखें कि ये जो लेंथ है वो L है, कितनी है? L है, तो L/2 में इसका सेंटर ऑफ मास होगा, मतलब कि RCM के जो पोजीशन में होगा वो हो जाएगा L/2। कहां से हम लोग देख रहे हैं? इस पॉइंट से। अगर ये 0 है हम लोग का, तो यहां से ये L/2 पर हो जाएगा। ठीक है, बट अगर ये रॉड कैसा होता हम लोग का? एक यूनिफॉर्म रॉड होकर ना होकर एक नॉन यूनिफॉर्म रॉड होता, जिसकी जो डेंसिटी है वो x के साथ वेरी कर रही होती। क्या कर रही होती? x के साथ वेरी कर रही होती। ठीक है, मतलब कि ये जो dm है वो हम लोग का फंक्शन निकल कर आता है। जैसे कि कुछ भी हो सकता है यहां पर कि मान देखिए, इसको अब निकालते कैसे? तो सबसे पहले एक नॉन यूनिफॉर्म रॉड अगर हम लोग बनाए, ये एक नॉन यूनिफॉर्म लेटर सपोज ऐसा है जिसपे कि इसका जो m है मास, वो क्या हो रहा है? वो हम लोग का जो मतलब जो मास है वो वेरी कर रहा है किस हिसाब से? कुछ इस तरीके से कि जैसे जैसे हम लोग इस पे आगे बढ़ रहे हैं वो x के साथ वेरी कर रहा है।
ठीक है, जो मास है वो x के साथ वेरी कर रहा है, तो ये बन जाएगा कुछ ये। कैसे? अगर इसकी टोटल लेंथ l है, कितनी है? टोटल लेंथ l है, और इसका टोटल मास m है। क्या है? टोटल मास m है, तो x m डिवाइडेड बाई l। यहां पर ये क्या है? ये ml क्या है हम लोग का? m बाई l, सॉरी m बाई l है डेंसिटी इसकी। तो हम लोग पहले इसकी निकाल लेते हैं डेंसिटी, और फिर उस डेंसिटी पे हम लोग का मल्टीप्लाई हो जाता है कि ये वेरी किस हिसाब से कर रहा है। यहां पर ये एक्स स्क्वायर के साथ भी वेरी कर सकता है, किसी भी तरीके का फंक्शन हो सकता है। तो ये हम लोग का निकल कर आ जाएगा, ये एक्चुअली dx होगा। ठीक है, फंक्शन तो हम लोग का यहां पर बनेगा, तो ये dx होगा। तो इस तरीके से हम लोग का dm निकल कर आ जाएगा। यानी कि क्या किया एक्चुअली, देखिए ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है हम लोग का। अगर ऐसे मान ले तो इस पे सिर्फ x डायरेक्शन पे हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि जो वेरिएशन है वो किधर है? x डायरेक्शन पे है। तो इसका टोटल मास अगर m है, इसका अगर टोटल मास m है और इसकी टोटल लेंथ l है, तो m बाई l सबसे पहले निकालते हैं डेंसिटी। फिर उस डेंसिटी में यहां पर हम लोग कंसीडर करते हैं कि ये जो एक छोटा सा पार्टिकल पार्ट है ये, ठीक है, ये छोटा सा पार्ट है जिसका कि जो लंबाई है वो कितनी है? dx है। ठीक है, कितनी लंबाई है? dx लंबाई है, और इस dx लंबाई में कितना मास होगा वो हम लोग निकाल लेते हैं। तो उस dx लंबाई पर जो मास होगा वो डेंसिटी इंटू dx हो जाएगा। तो रो इंटू जब dx करेंगे, या यहां पर इसको लेमडा भी बोल सकते हैं, क्योंकि रो हम लोग डिफाइन करते हैं किसके लिए? वॉल्यूम के लिए। यहां पर हम लोग लीनियर डेंसिटी ले रहे हैं तो लेमडा भी लिख सकते हैं। तो m बाई l हो गया लेमडा, तो लेमडा dx, तो dm हो गया हम लोग का लेमडा dx। यहां से हम लोग का ये निकल कर आ गया। अब क्योंकि जो हम लोग का सेंटर ऑफ मास डिफाइंड होता है वो क्या होता है कि यहां से ये कितना डिस्टेंस है। तो अगर अभी यहां पर सेंटर ऑफ मास ऑफ, एक मिनट, देखिए यहां पर बना दूं मैं, मान लीजिए एक रॉड है जो कि m मास का है। अरे यार, ठीक है, देखिए वो अभी दोबारा चल रहा है तो मैं उसको बता देता हूं दोबारा। तो जैसे कि हम लोग का यूनिफॉर्म अगर सेंटर ऑफ मास की बात करें, ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म रॉड है, उसके सेंटर ऑफ मास की बात करें, वो मैं वैसे बता चुका हूं। ठीक है, तो अभी इसको क्या करते हैं, अभी क्योंकि ये फिर से रिप्ले होने लगा, कोई बात नहीं, इसको ये पॉज कहां से हटाइए, इसको हम लोग को नॉन यूनिफॉर्म रॉड की बात करनी थी ना, तो यहां से आ जाते हैं इस पे। तो देखिए अगर हम लोग के पास क्या है, एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास जो टोटल है वो हम लोग का कितना है, एक m है, और इसका जो टोटल लेंथ है वो कितनी है? टोटल लेंथ जो है इसकी वो l है। कितनी है? l है। तो उस केस में हम लोग सबसे पहले निकाल लेंगे इसका लेमडा। लेमडा होगा एक डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी, वो हो जाएगी m बाई l। क्लियर? अब इस m बाई l को हम लोगों ने डेंसिटी निकाल ली। यानी कि अगर इस पे हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करें जिसकी विड्थ कितनी हो? dx हो, और क्योंकि यहां से यहां तक x होगा ये, तो इस dx एलिमेंट का अगर हम लोग मास फाइंड कर लें तो dx एलिमेंट का मास कितना होगा? dx एलिमेंट का मास होगा अगर dx के साथ मल्टीप्लाई करा दिया है लेमडा का, और यही हो जाता है हम लोग का dm। ये हो गया। तो ये जो एलिमेंट है इसका मास है dm, और हम लोग जो सेंटर ऑफ मास की जो डिफिनीशन है, मतलब वहां से जो निकालते हैं वो ये है कि ये कितनी दूरी पर है। तो x और dm, इसको इंटीग्रेट करना होता है, फिर टोटल मास से डिवाइड कर देना होता है, तो हम लोग का जो xcm होता है वो निकल कर आ जाता है। तो यहां से जब इसको पुट करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा x, और यहां पर ये जो लेमडा है वो हम लोग का अभी जैसे m बाई l है, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा
m बाई एल और dx, और यहाँ पे m से ऐसे डिवाइड होगा, तो m से डिवाइड होगा तो ये 1 बाई एल आ गया, और यहाँ पर मान लीजिए ये 0 to l है, ये क्या है 0 to l, ये टोटल लंबाई l है, तो यहाँ पर हो जाएगा l, और यहाँ पर ये जो है क्योंकि यहाँ पे जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये x स्क्वायर बाई 2 आएगा, तो ये हो जाएगा ये, और इसकी लिमिट 0 to l पुट करेंगे तो ये हो जाएगा l स्क्वायर बाई 2, और नीचे l से l ऐसे इसको डिवाइड किया तो आ गया l बाई 2। यहां पर ये क्यों निकल कर आया, क्योंकि अभी हम लोग ने ये जो लीनियर डेंसिटी थी वो कैसी ले ली है, ये एक यूनिफॉर्म मास कंसीडर कर लिया है। इसी में जब नॉन यूनिफॉर्म पर्टिकुलर जब हम लोग रखते हैं तो यहां पर एक फंक्शन होता है m, ठीक है, m फंक्शन होता है कि किस हिसाब से वो वेरी कर रहा है, तो वो यहां पर जब पुट करते हैं तो m अब हम लोग का फंक्शन हो सकता है किसी भी तरीके का x के साथ, तो वो क्यूब बनेगा या कुछ दूसरा बन सकता है, वहां से फिर चीजें चेंज होती हैं और हम लोग का एक्सियम निकल कर आ जाता है। ये तो हम लोग का यूनिफॉर्म रॉड के लिए निकल कर आ गया, जब हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि जो मास जो रॉड है हम लोग का वो नॉन यूनिफॉर्म मास हम लोग लेकर चल रहे थे, बट क्योंकि हम लोग ने मास यहाँ पर एक यूनिफॉर्म कंसीडर किया था, इस वजह से ये चीजें निकल कर आई हैं। ठीक है, अभी इसी में अगर हम लोग m फंक्शन ले लेते हैं कि x का फंक्शन है, तो यहां पर ये फंक्शन हो जाता एक्स एम, कुछ ऐसा फंक्शन बन सकता था ये, तो इस तरीके से यहां पर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बनता, फिर वो वहां से कटकर l बाई 3 पे शिफ्ट हो जाता। ये सारी चीजें होती हैं जो कि हमें रिक्वायरमेंट होता है चीजें फाइंड करने के लिए, तो इस तरीके से चीजें निकालते हैं इस पे। क्लियर, जब भी नॉन यूनिफॉर्म की बात आती है। तो अब चलते हैं आगे और जो भी हम लोग का चीज आगे है उसको देखते हैं। क्लियर, तो अब बात आती है कि हम लोग ने देखिए सेंटर ऑफ मास वगैरह में चीजें जो थी वो सारा देख लिया। एक और चीज रह गई है जिसको कि मैं बता दूं। देखिए अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, ये मान रहे थे कि कोई ऑब्जेक्ट है जिस पे एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है जो, और उसका हम लोग सेंटर ऑफ मास फाइंड कर रहे थे। क्या फाइंड कर रहे थे? सेंटर ऑफ मास फाइंड कर रहे थे। बट सपोज करिए कि आपके पास एक बॉडी है, और उस बॉडी का आपको सेंटर ऑफ मास पता है, उस बॉडी का आपको सेंटर ऑफ मास पता है कि वो इस जगह पर है, बट इस बॉडी से एक कोई छोटा टुकड़ा कट कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? कट कर दिया जाए, तो फिर अब बची हुई बॉडी का सेंटर ऑफ मास किधर होगा? तो उसके लिए क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि इनिशियली इस पूरी बॉडी का, ये जो बड़ी सी बॉडी है उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कितना है? R1 है। कितना है? R1 है। और ये जो बॉडी कट करी है उसका सेंटर ऑफ मास कितना है, मतलब पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वो कितना है? R2 है। और ये जो मास है इसका ये M2 है। कितना है? इसका मास M2 है। और जो इनिशियली टोटल बॉडी जो थी ये, उसका मास M1 है। उसका मास क्या है? M1 है। समझिएगा ध्यान से, M1 क्या है? इनिशियली जो पूरी बॉडी थी वो है। R1 है इनिशियली जो पूरी बॉडी थी, वह R1 उस पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है। अभी क्या किया, इससे एक पोर्शन कट कर दिया ये वाला, जिसपे कि जो मास है उसका वो M2 है, और उसका जो सेंटर ऑफ मास है, जो बॉडी कट करी है वो है सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर R2। तो जो हम लोग का जो अब सेंटर ऑफ मास होगा बची हुई बॉडी का, ठीक है, इतनी बॉडी जो कि बची हुई है उसका जो होगा वो कितना हो जाएगा? वो निकल कर आ जाएगा RCM इज इक्वल टू, यहां पर हम लोग को क्योंकि अब क्या करना है? घटाना है। ठीक है, ये वाला पोर्शन क्या हो रहा है? घट रहा है। तो यहां से ये निकल कर आ जाएगा, ये RCM इज इक्वल टू R1 M1, या M1 R1 लिख सकते हैं आप इसको, M1 R1 माइनस M2 R2 डिवाइडेड बाई M1 माइनस M2। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये M1 और M2 क्या है? M1 है इनिशियली जो बॉडी का मास था, ठीक है, M1 जो है वो इनिशियली जो बॉडी थी उसका मास था, ठीक है, मास ऑफ इनिशियल बॉडी। क्लियर? और जो M2 है वो है मास ऑफ जो भी पोर्शन कट किया है, ठीक है, कट डाउन पोर्शन। क्लियर? ये दो चीजें हैं जो कि हम लोग की इससे रिलेटेड है।
इसी में एक और चीज आ जाती है कि अगर हम लोग को सेंटर ऑफ मास कैसे निकालना हो कि पूरा ऐसा है बट हम लोग के पास एक एरिया में चीजें डिफाइंड हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो चीजें, तो उसके लिए हम लोग निकाल सकते हैं किस तरीके से कि जो आरसीएम होगा वो हो जाएगा यहां पर m1 a1, ठीक है, माइनस m2 a2 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2। क्लियर? तो ये चीजें आप लोग को ध्यान रखनी है। ये दो फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है जब हम लोग के पास किसी इनिशियल गिवन बॉडी से कुछ पोर्शन हटा दिया जाए m2 मास का। क्लियर? ओके, तो अब हम लोग को क्या करना है, जो आगे का था कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशनल मोशन, उसके बारे में बात करनी है। तो देखिए, जैसे कि ये है, इसको अगर मैं फिक्स कर दूं अभी, ठीक है, इस जगह पर ये फिक्स है, अब इस पे मैं फोर्स एक्ट कर रहा हूं मान लीजिए इस तरीके से, तो ये क्या होगा, ये किसी तरीके का मोशन कर रहा है? नहीं कर रहा। इसी में अगर मैं क्या कर दूं, फोर्स को जो कि मैं ऊपर से लगा रहा था उसको इधर से लगाऊं, तो ये ऐसे रोटेट करने लगेगी। अब यही अगर क्या हो, कुछ इस तरीके से मान लीजिए मैंने एक इसके अंदर से एक लाइन पास कर दी, ठीक है, एक रॉड पास कर दी इसके बीच से, और फिर उस पे इस बॉटल पर मैं इधर फोर्स लगाऊं इस पे, तो जैसे ही इस पे इधर फोर्स लगाऊंगा ऐसे, तो ये क्या होगा, रोटेट करेगा। बिल्कुल वैसा ही जैसे कि अगर इसका ये जो कैप है, ठीक है, ये जो इसका कैप है, इस कैप पर अगर मान लीजिए कि इसको मैंने एक्सिस ऐसे फिक्स कर दिया इसका, ठीक है, अब इस पे मैं एक फोर्स एक्ट कर रहा हूं, तो ये रोटेट कर रहा है, दिख रहा है रोटेट करता हुआ ये, ठीक है, रोटेट कर रही है। मैं इधर इस पे एक फोर्स एक्ट कर रहा हूं जिसकी वजह से ये रोटेट कर रहा है। तो अब ये रोटेट हो रहा है, इस पे एक रोटेशनल मोशन हो रहा है। कैसे? क्योंकि मैंने इस पे एक फोर्स एक्ट किया इसके सेंटर ऑफ मास से दूर। इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां पर है, ये कहीं अंदर है, ठीक है। तो इस पे क्या होगा कि जैसे ये यहां पर ऐसे किया तो इसकी वजह से ये क्या होगा, ये ऐसे मूव करेगा, है ना। तो अगर हम लोग क्या करें, कुछ ऑब्जेक्ट्स का इस तरीके से बात करें कि सेंटर ऑफ मास से जब हम लोग कुछ दूर पर एक फोर्स एक्ट करते हैं, उसकी वजह से जो ये इस पे पार्टिकल्स हैं वो इस पे क्या करने लगते हैं, रोटेट करने लगते हैं। ओके, अभी क्या किया कि अगर इस तरीके से है, इसको मैंने इसका जो एक्सिस है वो फिक्स कर दिया, और फिर इस पे मौजूद हर एक पार्टिकल को मैंने कंसीडर किया, इमेजिन किया कि वो क्या कर रहे हैं, एक सर्कुलर मोशन को एग्जिबिट कर रहे हैं इस एक्सिस के अबाउट। तो वो जो हम लोग का मोशन होता है वो कहलाता है एक रोटेशनल मोशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, ठीक है। तो रोटेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी, ये क्या है, एक रिजिड बॉडी है, इस पे देखिए फोर्स एक्ट हो रहा है जिसकी वजह से ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अब इस पे ये कैसा है, रोटेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी है ये अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। मैंने इस एक्सिस को फिक्स कर दिया ना, ये इस हाथ से इसको मैंने ऐसे पकड़ लिया, इसकी एक्सिस को फिक्स कर दिया, इसको कहीं एक्सिस को कहीं मूव नहीं करा रहा मैं, ये एक्सिस फिक्स है इस जगह पर। तो अब इसका हर एक पार्टिकल जो है वो एक सर्कुलर मोशन को एग्जिबिट कर रहा है इस जगह पर। कोई एक अगर आप मान ले पॉइंट, तो जैसे जैसे इस पे मैं फोर्स लगा रहा हूं वैसे वैसे ये क्या कर रहा है, वो पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन को एग्जिबिट कर रहा है। आप चाहे यहां पर देखिए, चाहे उस पार्टिकल को यहां देखिए, चाहे इधर वाले पार्टिकल को कहीं वाले को देखिए, वो एक सर्कुलर मोशन को परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसा जब होता है कि एक्सिस फिक्स है, फोर्स एक्ट हो रहा है जिसकी वजह से ये जो बॉडी के हर एक पार्टिकल है एक सर्कल पे ही मूव कर रहे हैं हर बार, उस तरीके के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन कहते हैं। क्लियर? बात समझ पे आई? तो इस पे आगे बढ़ने के पहले जो हम लोग की वो चीज रह गई है, जहां पर हम लोग रॉड की बात कर रहे थे कि रॉड का सेंटर ऑफ मास हम लोग ने निकाला, इस तरीके से जो बाकी ऑब्जेक्ट्स है कुछ उनके भी थोड़ा से देख लेते हैं। तो अभी वो चीज रह गई थी, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, तो वो क्या था हम लोग का, रॉड की तो सेंटर ऑफ मास की बात हो गई थी, एक एक्सटेंडेड बॉडी थी उसकी, उस पे से हम लोग ने कुछ मान लीजिए मास निकाला, उसकी वजह से सेंटर ऑफ मास में कैसा शिफ्ट होगा वो सब हम लोग ने देख लिया। बट अगर कुछ इस तरीके की हम लोग के पास आ जाए कि जो एक बॉडी है हम लोग की, वो एक मान लीजिए स्क्वायर शेप की, जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा, इस पे एक स्क्वायर ऐसा बना हुआ है, ये दिख रहा है ना, ये
तो ये जो स्क्वायर है मान लीजिए ये ऐसा है, तो इस स्क्वायर का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसके लिए हम लोग को इसका मास पता होना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास जो है, जो उसके पोजीशन है सेंटर ऑफ मास की, यहां पर आसानी से पता चल जाएगा क्योंकि ये है एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड मास। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके डायगोनल्स को ऐसे ड्रॉ करते हैं और डायगोनल्स जहां पर ऐसे मीट करती हैं वही उसका क्या होता है, सेंटर ऑफ मास होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग अब किस जगह से प्रेजेंट कर रहे हैं, मान लीजिए कि हम लोग ने इस हाइट से देखा तो हम लोग उसको सिंपल जो ज्योमेट्री है उसको निकाल सकते हैं। कैसे? अगर ये टोटल L है, इसकी साइड की लेंथ L है, तो ये जो होगा सेंटर ऑफ मास इसके L/2 पर होगा। क्या होगा? इसके L/2 पर सेंटर ऑफ मास होगा। क्लियर? इसी तरीके से अगर हम लोग के पास क्या हो कि एक रेक्टेंगल हो, क्या हो, एक रेक्टेंगल हो, तो एक रेक्टेंगल की अगर हम लोग बात करें तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से डायगोनल्स को ड्रॉ करेंगे। तो ये जो डायगोनल्स जहां पर भी मीट करेंगे उस जगह पर इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा, और वो इस वाले पोर्शन पर इधर 20 से पास होगा ऐसे, और ये इधर ऐसे पास होगा। ठीक है, तो यहां से ये चीज निकल कर आ गई कि ये अगर ये वाली साइड अगर हम लोग की B है, ये वाली साइड अगर कितनी है, B है, और ये वाली साइड अगर L है, तो इधर L/2 हो गया और इधर भी ये क्या हो जाएगा, B/2 हो जाएगा। तो इससे हम लोग ने इसका जो पोजीशन था वो फाइंड कर ली सेंटर ऑफ मास की। क्लियर? अब इसी पे और आ जाता है, जैसे कि एक सर्कल है, तो अगर एक सर्कल है हम लोग का, तो सर्कल भी क्या है हम लोग का, अगर एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है उस पे, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो किधर होगा, उसके सेंटर पर ही होगा। जो सेंटर होता है सर्कल का, उसी जगह पर इसका सेंटर ऑफ मास भी होगा। क्लियर? देखिए एक चीज समझिए, एक होता है ज्योमेट्रिकल सेंटर, एक होता है सेंटर ऑफ मास, और एक होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ज्योमेट्रिकल सेंटर जो होता है वो एक यूनिफॉर्म, जब हम लोग के पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि एक सर्कल है, सर्कल का जो हम लोग सेंटर पढ़कर आए हैं वो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है। अब क्योंकि उस सर्कल पर जो मास है वो कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये जो यहाँ पे ऐसे लाइन बनी हुई है, यहाँ पर मास जो है वो कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसकी वजह से पूरा का पूरा मास जो माना जाएगा वो इस जगह पर कंसंट्रेटेड माना जाएगा। तो जब हम लोग ने ये मान लिया कि पूरा का पूरा मास इस जगह पर कंसंट्रेटेड है, तो जो सेंटर ऑफ मास है और जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वो यहां पर कंसाइड कर रहे हैं। तो यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स के केस में जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है उसी जगह पर उसका सेंटर ऑफ मास भी प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो इसी वजह से हम लोग ने यहां पर भी इसको ऐसे निकाल लिया और इसको भी ऐसे निकाल लिया। ठीक है, तो यहां पर अभी हम लोग यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे। तो देखिए मान लीजिए कि हम लोग के पास क्या हो, एक सेमी सर्कुलर इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट हो। तो अगर ये कुछ ऐसा है, मान लीजिए कुछ इस तरीके से सेमी सर्कुलर बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से सेमी सर्कुलर होने पर इसका सेंटर ऑफ मास किधर होगा? तो अगर मैं इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर की बात करूं, क्योंकि ये सेमी सर्कल है तो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा इस जगह पर, ज्योमेट्रिकल सेंटर समझिएगा। इस जगह से अब क्योंकि जो रेडियस होता है वो हम लोग r मानते हैं, तो जो भी मैं यहां पर सेंटर ऑफ मास बताने वाला हूं वो इस r के टर्म्स पे ही होगा, और वो निकल कर आ जाएगा हम लोग का कुछ, अगर मैं इस तरीके से इधर एक लाइन ड्रॉ करूं तो इस पॉइंट पर, ठीक है। और तो ये जो पॉइंट है, अगर इस ओ पॉइंट से हम लोग देख रहे हैं कि कितने हाइट पर है, तो वो जो निकल कर आएगा पोजीशन वो हो जाएगी यहां पर 2r/π, 2r/π, यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है ये वो कितनी है, 2r/π। तो सेंटर ऑफ मास की जो यहां पर पोजीशन वेक्टर है वो किसके रिस्पेक्ट में बताया जा रहा है, ज्योमेट्रिकल सेंटर के रिस्पेक्ट में बताया जा रहा है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल सेंटर यहां पर है इस सेमी सर्कुलर ऑब्जेक्ट का। ओके, ये यूनिफॉर्म है तो इसका मास अगर टोटल m है तो हम लोग को ये बताना ना r, पोजीशन सेंटर ऑफ मास कहां पर है।
तो इस पूरे का पूरा मास कंसंट्रेटेड हम लोग मान सकते हैं कि इस जगह पर है। अब यहां पर वो ऑब्जेक्ट एक्चुअल में है या नहीं है वो मैटर नहीं करता, ये मैं पहले बता चुका हूं। तो यहां से ये क्या हो गया, ये वाला जो पोजीशन हो गया वो हो गया RCM और वो हो गया 2r/π। तो ये किस चीज के लिए है, ये सेंटर ऑफ मास है एक यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग के लिए। ठीक है, इसको हम लोग सेमी सर्कुलर रिंग बोल सकते हैं। क्लियर। एक और ऑब्जेक्ट हम लोग देखते हैं जहां पर कि ये जो हम लोग का ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, एक सेमी सर्कुलर डिस्क है। क्या है, सेमी सर्कुलर डिस्क। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क की अगर बात की जाए तो सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क क्या होगी, ये सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क के लिए सबसे पहले समझिए कि एक सेमी सर्कुलर डिस्क है इस तरीके से। ठीक है, और इस सेमी सर्कुलर डिस्क पे ये पूरा का पूरा यहां पर ऐसा भरा हुआ है, डिस्क है क्योंकि पूरा जो मास है वो इस जगह पर पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सेम वही चीज किसका ज्योमेट्रिकल सेंटर यहां पर है जो कि है कितना O, और इसका जो रेडियस है वो है अगर R। तो R के टर्म्स पे जो इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर होगा वो कहां पर होगा, अगर इस जगह पर है कहीं पर। ठीक है, इस पे ऐसे अगर हम लोग बनाए तो ये निकल कर आएगा हम लोग का 4r/3π। ये होता है किसका, एक सेमी सर्कुलर डिस्क के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वेक्टर। क्लियर, 4r/3π। ठीक है, तो देखिए यहां से कि ये वाला जो हिस्सा है तो यहां से इसके ऐसे बन गए पार्ट्स ना। इस पॉइंट पर एक ऐसा हम लोग का इमेजिनरी पॉइंट है ये जहां पर कि इस पूरे जो डिस्क है जिसका कि टोटल मास कितना है m है वो कंसंट्रेटेड है इस जगह पर। क्लियर, बात समझ पे आ गई। ये हो गया RCM किसके लिए, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क। क्लियर। अब चलते हैं आगे और देखते हैं किस पे, एक अगर हम लोग के पास हेमीस्फेरिकल सेल हो तो हेमीस्फेरिकल सेल पे सेंटर ऑफ मास किधर होगा वो चीज हम लोग अगर देखें तो वो एक्चुअली होगा कुछ इस तरीके से। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ हेमीस्फेरिकल सेल, हेमीस्फेरिकल सेल के लिए देखिए हेमीस्फेरिकल सेल की बात हो रहा है तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि एक कटोरा हो। ठीक है, कटोरा कैसा होता है, ऐसा ही होता है ना, ऐसा। क्लियर, इधर बिल्कुल खाली होता है, सिर्फ इसकी बाउंड्री होती है। तो वही हम लोग का क्या, एक हेमीस्फेरिकल सेल। तो अगर इस हेमीस्फेरिकल सेल का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वो इधर है और इसका जो रेडियस है वो r है, कितना है, r है, और इसका जो मास है वो कितना है, जो सेल है उस पूरे सेल का मास m है। तो इसका सेंटर ऑफ मास जो होता है वो अंदर तरफ लाई करता है, मतलब उस O से हम लोग इसके टॉप पर या इसके एग्जैक्टली बॉटम पर एक ऐसी लाइन अगर ड्रॉ करें तो उस लाइन पर इस जगह पर कुछ होगा और ये जो होगा वो होगा r/2। कितना होगा, r/2। ये हो जाता है RCM। क्लियर, तो O के रिस्पेक्ट में हम लोग यहां पर ये देख रहे हैं ये वाला पॉइंट RCM। क्लियर, तो ये था हेमिस्फेरिकल सेल की बात। इसी में आ जाता है सॉलिड हेमिस्फेयर। तो अगर सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर की बात करें, ठीक है, किसकी, सॉलिड हेमिस्फेयर। तो सॉलिड हेमिस्फेयर में क्या हुआ कि ये जो चीज है वो ऐसी ही है, ठीक है, ऐसा दिख रहा है, बट ये पूरा का पूरा यहां पर ऐसे भरा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, पूरा सॉलिड है एकदम। मान लो कि रसगुल्ला है, उसको तुमने दो इक्वल पार्ट्स पे ब्रेक कर दी तो पूरा ऐसे भरा होता है ना, समझ गए, तो वो चीज। क्लियर, तो इसका अगर रेडियस कितना है, r है, कितना है, r है, और इस टोटल का मास कितना है, m है। तो हम लोग का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहां पर होगा, इससे इस जगह पर हम लोग देखेंगे, इस ज्योमेट्रिकल सेंटर से इस तरफ यहां कहीं होगा।
तो ये निकल कर आ जाएगा, ये वाली डिस्टेंस जो होगी वो निकल कर आ जाएगी RCM इज इक्वल टू 3R/8, 3R/8। क्लियर? आगे समझ पे? तो ये चीजें आप लोग को ध्यान रखनी है, जो कि एक हम लोग का रेगुलर बॉडीज पे चीजें बेस्ड हैं उसके सेंटर ऑफ मास को निकालने के लिए। बाकी चीजें तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर? तो अब हम लोग ने क्या किया था, ये जो रोटेशनल मोशन था, कि आखिर क्यों हम लोग चीजें देख रहे हैं उस पे, कि उसकी डिफिनीशन वगैरह क्या है। क्योंकि ऑब्जेक्ट पे जब हम लोग सेंटर ऑफ मास से दूर कहीं पर फोर्स लगाते हैं तो वो रोटेट करता है। ठीक है? उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, अगर हम लोग ने एक्सिस फिक्स कर दी है तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, अगर वो एक क्या कर रहे हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एग्जिबिट कर रहे हो, तो उस केस पे हम लोग उस पूरी बॉडी क्या कहते हैं कि वो रोटेशनल मोशन कर रही है अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। मतलब कि ऑब्जेक्ट ऐसा, इसका सेंटर ऑफ मास इधर है, यहां से पास होने वाली एक एक्सिस है। अब क्योंकि ये पूरा का पूरा, अगर मान लीजिए डिस्क है, क्या है, एक ऐसी डिस्क है, तो इस पूरे डिस्क में क्या होंगे, बहुत ढेर सारे पार्टिकल होंगे। मान लीजिए यहाँ पे एक पार्टिकल है, तो ये एक पार्टिकल क्या करे, एक सर्कुलर मोशन को ऐसे एग्जिबिट करे लगातार। इसके बाहर जो दूसरा पार्टिकल है, ये वाला, ये एक सर्कुलर मोशन को एग्जिबिट करे। इधर वाला जो पॉइंट है वो एक सर्कुलर मोशन को लगातार एग्जिबिट करता रहे। तो उस केस में हम लोग क्या कहेंगे कि इस पूरे ऑब्जेक्ट का क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। ठीक है? अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन हो रहा है। क्लियर? तो ये चीजें होती हैं जो कि हम लोग की रिलेटेड होती हैं, किससे, रोटेशन मोशन से रिलेटेड। अब क्योंकि ये चीज कर रही है रोटेशन, ये चीज क्या कर रही है, रोटेशन, तो इसके रोटेशन की वजह से इस पे क्या होगा, अगर हम लोग मान ले कि इनिशियली ये जो पार्टिकल है वो यहां पर था, अब जब ये ऐसा सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ये आ गया है कुछ इस जगह पर। तो क्योंकि इसने किया है थीटा डिस्प्लेसमेंट, कैसा डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका कितना है, थीटा है। ठीक है? इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, थीटा। ये मैं इसको फिर से इस पे चलता हूं। तो हम लोग का एक क्या है, एक ऐसा मान लीजिए फिक्स्ड एक्सिस है, और इस फिक्स्ड एक्सिस पर एक डिस्क है हम लोग की, और ये डिस्क क्या कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है। ये डिस्क ऐसे रोटेट कर रही है। तो इस पे अगर कोई एक पार्टिकल हम लोग कंसीडर करें, ठीक है, इस इनिशियली वो इस तरफ था, अब क्योंकि वो एक सर्कुलर मोशन को एग्जिबिट कर रहा है हर एक पार्टिकल, तो वो थोड़ी बार क्या होगा, यहां पहुंच जाएगा, तो वो क्या करेगा, थीटा उस पर डिस्प्लेसमेंट होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो थीटा क्या हो गया यहां पर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है? थीटा हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? फिर अभी इसको अगर हम लोग क्या करें, डी थीटा बाई डी टी कर दे, तो ये बन जाता है ओमेगा, जो कि होता है एंगुलर वेलोसिटी। क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी। इसी को अगर डी ओमेगा बाई डी टी कर दें, या फिर डी टू थीटा बाई डी टी टू ये कर दें, तो ये बराबर हो जाता है अल्फा के, जो कि होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। ये क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। क्लियर? यहां से ये चीजें होती है। अब ये अगर पार्टिकल यहां पर है, ये पार्टिकल यहां पर है, और ये पार्टिकल क्या कर रहा है, एक रोटेशनल मोशन कर रहा है, एक सर्कुलर मोशन तो है ही ना। ये सारी चीजें कहां से निकल कर रही है, सर्कुलर मोशन से। क्यों? क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है, तो उसमें अगर किसी एक पार्टिकल को हम लोग कंसीडर करें तो वो एक सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। यही उसकी डिफिनीशन है, अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस हम लोग अगर मान रहे हैं, तो उस पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी ये हो जाएगी, एंगुलर एक्सेलरेशन ये हो जाएगा। अब क्योंकि ये ऐसा घूम रहा है, तो इसकी इस जगह पर क्या होगी, एक वेलोसिटी होगी, जो कि कैसी होगी, इस डायरेक्शन पे होगी। क्लियर? तो ये सारी जो चीजें इस पे होंगी, अगर हम लोग इसको रिलेट करना चाहें, ये सारी चीजें कैसी हैं, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर एक्सेलरेशन है। इसको अगर हम लोग रिलेट करना चाहें लीनियर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर एक्सेलरेशन से, किसके, इस पार्टिकल के, तो हम लोग इसको एसोसिएट कर सकते हैं। जैसे उसके लिए हम लोग को पहले जानना होगा कि ये जो ओमेगा है उसकी डायरेक्शन किधर होती है। ठीक है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, उसकी डायरेक्शन किधर होती है, कैसे क्या होता है। तो देखिए, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर ये जो पूरा रोटेशन हो रहा है वो इस डायरेक्शन में ऐसे हो रहा है,
ठीक है, इस तरीके से ये जो पूरी की पूरी डिस्क है वो ऐसे रोटेट कर रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मानेंगे जो हमारी कर्ल्ड फिंगर है वो उसके रोटेशन की डायरेक्शन में होंगी। ठीक है, तो अगर वो ऐसे रोटेट कर रही है तो ये वाला जो डायरेक्शन है वो इस ओमेगा की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। समझे? ये जो है वो इसकी ओमेगा की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली यहां पर थीटा के साथ भी है। और फिर आगे चलकर हम लोग के पास क्या आ जाता है कि जैसे कि एक्सेलरेशन की बात है अगर हम लोग के, तो एक्सेलरेशन भी हम लोग का जो एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन इस ओमेगा की डायरेक्शन में होता है, वो इस ओमेगा की जो मैग्नीट्यूड होता है उसको इंक्रीज करता है, बट जो उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है वो इसकी डायरेक्शन को चेंज करता है। तो अभी ये सब क्या है वो हम लोग अपनी कल वाली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि जो पूरा हम लोग का रोटेशन मोशन से डायनेमिक्स वाला है वो हम लोग कल चीज पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम लोग को अभी क्या ध्यान देना है, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है वो चीज। क्लियर? तो थीटा ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डी थीटा बाई डी टी वो है ओमेगा, और डी टू थीटा बाई डी टी टू ये हम लोग का अल्फा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, इसको एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इनके बीच का जो रिलेशन है वो भी मैं कल एक साथ ही बताऊंगा, क्योंकि उसको पहले उसकी डायरेक्शन समझाना, फिर उससे कैसे उसको रिलेट करना है वो सारा कल आएगा। क्लियर? तो अभी ये चीज आपने समझ ली होगी। अब चलते हैं इस पे आगे और देखते हैं कि आगे हम लोग का जो चीजें हैं, जैसे कि अब क्योंकि ऑब्जेक्ट है हम लोग के पास और उस पर फोर्स एक्ट हो रहा है सेंटर ऑफ मास से कुछ दूर, उसकी वजह से वो रोटेशन हो रहा है। तो आखिर वो जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो किस तरीके से एक्ट हो रहा है, ये एक एक्सटेंडेड बॉडी पे बहुत मैटर करता है। तो यहां पर बात आती है मोमेंट ऑफ फोर्स की। किसकी बात आती है? मोमेंट ऑफ फोर्स की, या फिर हम लोग कहते हैं टॉर्क। तो आइए समझते हैं आखिर ये होता क्या है। ठीक है, सिंपली मैं अगर ये देखिए ये फोन लूं और इस पे मैं एक फोर्स एक्ट करूं, क्या करूं? एक फोर्स एक्ट करूं। अगर इसके सेंटर ऑफ मास पर मैं एक फोर्स एक्ट करूंगा तो वो क्या करेगा? इसको ऐसे लीनियर मोशन प्रोवाइड करेगा। बट अगर मान लीजिए सेंटर ऑफ मास से मैंने इसको ऐसे पकड़ रखा है और फोर्स मैं इधर अप्लाई कर रहा हूं, तो ये क्या कर रहा है? देखिए, एक रोटेशन करने की कोशिश कर रहा है, रोटेशनल मोशन। अगर मैं इसको ऐसे पकड़ लूं और फिर उस पर फोर्स ऐसे लगाऊं तो ये ऐसे रोटेट कर रहा है, हाँ या ना? या मैं फोर्स ऐसे लगाऊं तो ये ऐसे रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, हाँ या ना? तो फोर्स किधर लग रहा है ये बहुत मैटर करता है एक एक्सटेंडेड बॉडी के केस में। इसी वजह से हम लोग को डिफाइन करना होता है मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट क्या है हम लोग का? कि फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स जो है वो किधर लग रहा है स्पेस में, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। मोमेंट एक्चुअली जो हम लोग फाइंड करते हैं वो होता है जैसे मोमेंट ऑफ मास। जो सेंटर ऑफ मास है ना वो एक तरीके से हम लोग का निकल कर आता है, जहां पर वो m1r1 था ना, m1r1 वो हम लोग का मोमेंट ऑफ फोर्स कहलाता है, सॉरी मोमेंट ऑफ मास कहलाता है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस में। ठीक है, इसी तरीके से मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, क्योंकि मान लीजिए कि आपके पास इस तरीके से ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, उस पर मैंने 5 पार्टिकल्स मान लिए। उन 5 पार्टिकल्स पे फोर्स एक्ट हो रहा है। एक में फोर्स इधर एक्ट हो रहा है, 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 एक में फोर्स इधर एक्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब अगर मैं एक इसको कार्टेशियन सिस्टम पर रखूं, कोऑर्डिनेट सिस्टम पर ऐसे रखूं, तो होगा क्या? अब यहां पर ये x, ये y और ये z हम लोग का एक्सिस जो ऐसे बना। अब देखिए ये जो F1 है, ये मतलब ये जो M1, M2, M3 ये सारे जो मास है उस पे फोर्स लग रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन पर। उसकी वजह से अब क्योंकि ये पूरी की पूरी एक रिजिड बॉडी है, ये ध्यान दीजिएगा, ये एक रिजिड बॉडी है, ये ऐसे बंधी हुई है आपस में। क्लियर? एक ये ऐसे रिजिड बॉडी है कुछ, तो ये रिजिड बॉडी में क्या होगा? क्योंकि इसके फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं, उसकी वजह से ये रोटेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इनका कुछ सेंटर ऑफ मास निकल कर आएगा और उस सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका क्या होगा? कुछ रोटेशन होगा। क्लियर? बात समझ पे आई? तो फोर्स एक एक्सटेंडेड बॉडी में कैसे लग रहा है स्पेस में, वो कैसे एक्ट हो रहा है, वो उसमें किस तरीके का इफेक्ट होगा, वो डिपेंड करता है उस बात पर।
तो इस वजह से हम लोग को डिफाइन करना होता है मोमेंट ऑफ फोर्स, जो कि बनता है बिल्कुल वैसा ही R1 F1, R2 F2, R3 F3, R4 F4, R5 F5, इस तरीके से ये हम लोग का मोमेंट ऑफ फोर्स बनता है। क्लियर? तो इसको जैसे कि अभी क्या देख रहे थे, एक छोटा सा एग्जांपल जहां पर कि ये था किससे रिलेटेड, एक जो हम लोग का बॉडी है 5 पार्टिकल्स हैं जिसपे उसपे फोर्स लग रहा है, उसपे चीजें ऐसे हो रही हैं। बट अभी क्या हो कि अगर हम लोग इसको ऐसे ना मानकर क्या करें कि जो भी चीजें हैं, मान लीजिए कि एक पार्टिकल से उसको देखें, ठीक है, क्या करें, एक पार्टिकल से उसको माने, तो देखिए उस पे होगा क्या। तो मान लीजिए कि इस पूरे में हम लोग के पास एक पार्टिकल है, एक कार्टेशियन सिस्टम है, ठीक है, क्योंकि हमें सिंपल से आगे कॉम्प्लिकेटेड चीजों के बारे में तक पहुंचना है। मैंने अभी 5 पार्टिकल्स का एग्जांपल लेकर आपको इसलिए बताया ताकि समझ पे आए कि फोर्स अपना किस जगह पर कैसे लग रहा है, वो जो उसका इफेक्ट होगा उसको शो करेगा। तो यहां से क्या होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स, अगर मान लीजिए यहां पर एक पार्टिकल है और इस पे फोर्स जो लग रहा है वो इस डायरेक्शन में होता। क्लियर? अब ये जो पार्टिकल है, मान लीजिए कि ये बंधा हुआ है इससे, क्या है, इससे बंधा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक रिजिड बॉडी हो गई। अगर ये इस पॉइंट से बंधा हुआ है ये पार्टिकल, तो ये क्या हो गई, एक हम लोग की एक तरीके की रिजिड बॉडी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो अभी अगर इस पे फोर्स अगर इस तरफ लग रहा है तो इस पे इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होगा। बट अगर यही फोर्स क्या किया जाए, इधर किया जाए, तो ये इसको क्या करेगा, रोटेट करेगा। अगर इसी को मैं और सिंप्लीफाई कर दूं, एक्स वाई जेड की बजाय मैं इसको सिर्फ एक्स वाई प्लेन पर बनाकर दिखाऊं, ठीक है, क्या करूं, सिर्फ एक्स और वाई प्लेन पर बनाकर दिखाऊं, तो कैसा होगा, उस पे और आप लोग को अच्छे समझ पर आएगा। जैसे कि एक पार्टिकल है जो कि है यहां पर, और ये एक स्ट्रिंग से यहां पर बंधा हुआ है। क्लियर? या मान लीजिए रॉड से ऐसे बंधा हुआ है। अब इस पे मैंने फोर्स लगाया है इस डायरेक्शन पर। अब क्योंकि ये फोर्स रॉड से बंधा हुआ है तो इस पे इधर कोई मोशन नहीं होगा। अभी इसी फोर्स को मैं क्या कर दूं, इधर लगाऊं, तो ये फोर्स क्या करेगा, इस रॉड को अपने साथ मूव कराएगा, मतलब ऐसे, क्योंकि यहां पर ये हिंज्ड है, फिक्स्ड नहीं है, हिंज्ड है, तो ये ऐसा मूव करेगा और इसकी पोजीशन हो जाएगी कुछ इस तरफ। तो आपने देखा कि वो जो फोर्स हम लोग इधर लगा रहे थे वो कोई अपना इफेक्ट शो नहीं कर रहा था, बट उसी फोर्स को जब हम लोग ने इस तरफ लगाया तो उसने एक अपना इफेक्ट शो करा। क्लियर? और उससे क्या हुआ, चीज ऐसे रोटेट हो गई। तो इसको हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। क्या बोलते हैं, टॉर्क कहते हैं, जो कि डिफाइंड होता है अगर ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो r है और इस पार्टिकल पर यहां पर ये f है, तो ये जो टॉर्क होता है जिसको कि हम लोग टाउ से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो डिफाइन होता है हम लोग का r क्रॉस f। क्या होता है, r क्रॉस f। क्यों ऐसा होता है देखिए, अभी समझ पे आ जाएगा, पर पहले r क्रॉस f की जो डिफिनेशन है वो देख लेते हैं। r क्रॉस f की डिफिनेशन क्या है कि जब भी r क्रॉस f होगा यानी कि r f साइन थीटा, अगर हम लोग सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड देखें तो ये होगा r f साइन थीटा, हाँ या ना, यानी कि थीटा के साथ वेरिएशन। तो r और f में अब देखिए r की जो पोजीशन है वो किधर है, मतलब r की जो डायरेक्शन है वो इधर है और f जो है वो इस तरफ है। तो r और f के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो जब हम लोग ने 90 डिग्री पर अप्लाई किया तो ये फोर्स अपना फुल इफेक्ट शो कर रहा था। अभी इसी को, क्योंकि साइन 90 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, इस वजह से हम लोग ने साइन वाला यहां से लिखा। एक्चुअली उल्टा हुआ हम लोग का, जब हम लोग फोर्स इधर लगा रहे थे, जब फोर्स इस तरफ लगा रहे थे तो कोई इफेक्ट शो नहीं कर रहा था, यानी कि जब 0 डिग्री था r और f के बीच में एंगल, r और f के बीच में जब एंगल 0 डिग्री था तब फोर्स कोई भी अपना इफेक्ट शो नहीं कर रहा था। जब हम लोग ने f को परपेंडिकुलर टू द r कर दिया तो ये अपना एक इफेक्ट शो करने लगा। और इस पे बहुत ढेर सारा हम लोग का एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू समझ पे आया कि अगर हम लोग इस तरीके का रिलेशन यूज करें, मतलब r f साइन थीटा वाला, इसके साथ चीजें वेरी कर रही हैं एंगल के साथ, थीटा एंगल के साथ, और यहां से फिर ये जंप हो जाता है क्रॉस प्रोडक्ट में, तो टाउ इज इक्वल टू r क्रॉस ऑफ होता है। तो रोटेशन, जब भी रोटेशन की बात आती है तो वहां पर हम लोग देखते हैं टॉर्क। तो टॉर्क जनरेट करता है एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे कि लीनियर मोशन पर फोर्स जो होता था वो क्या करता था, एक बॉडी पर
लीनियर वेलोसिटी या लीनियर एक्सेलरेशन इंपार्ट करता है तो उसकी वजह से लीनियर वेलोसिटी आती थी। तो यहां पर जो टॉर्क होता है यानी कि मोमेंट ऑफ फोर्स, वो जो फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो स्पेस में किस डायरेक्शन पे अप्लाई कर रहे हैं वो अपना रोल प्ले करता है और उसको हम लोग टॉर्क कहते हैं। तो जो आप लोग को ध्यान देना है वो क्या देना है, ये चीज टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, इसका मैग्नीट्यूड ये। अगर इसी को मैं दोबारा लिखना चाहूं कि आर एफ साइन थीटा, तो ये हम लोग का हो जाएगा कुछ इस तरीके से कि यहां पर एक यूनिट वेक्टर हम लोग को लगाना पड़ेगा। क्लियर, बात समझ पे आई? तो ये चीज आप लोग को इस पे ध्यान रखनी है। उसके बाद जो इसका आप देखिए जो यूनिट बनी वो क्या बन जाएगी, हम लोग का न्यूटन मीटर बन जाएगी। साफ साफ दिख रहा है क्योंकि आर क्रॉस एफ है, तो यहां से न्यूटन मीटर बन जाएगा। अभी इसकी बात आती है डायरेक्शन की। क्यों? क्योंकि जो हम लोग का फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, आर भी एक वेक्टर क्वांटिटी, और जो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है उस पर भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही निकल कर आएगी। तो वेक्टर क्वांटिटी कैसे निकल कर आएगी, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो हम लोग ने बता दिया, उसकी डायरेक्शन क्या होगा। तो देखिए डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली अगर आर की डायरेक्शन हम लोग को पता है और एफ की डायरेक्शन पता है, तो आर क्रॉस एफ है ना, तो आर की डायरेक्शन पे हम लोग क्या करेंगे, अपना ऐसे पाम पुट करेंगे और एफ की डायरेक्शन पर ऐसे मोड़ देंगे। तो ये जो थंब की डायरेक्शन है वो टाउ को रिप्रेजेंट करेगा। क्या करेगा, वो टाउ को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि अगर हम लोग के पास कोई एक ऐसा सर्कुलर मोशन कोई हो रहा है इस तरीके से, और इसमें जो पार्टिकल है वो इस जगह पर ऐसे रोटेट कर रहा है, उस पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो इधर अप्लाई हो रहा है, तो इसका जो आर है वो इधर है, आर जो है उसका इधर है। क्लियर, और एफ इस पे अप्लाई हो रहा है इधर, तो आर क्रॉस एफ यानी कि इधर इस डायरेक्शन पर। यानी कि अगर इसको इधर एक्स एक्सिस मान ले, ये वाला एक्स एक्सिस मान ले, और ये इधर वाई एक्सिस मान ले, तो आर क्रॉस वाई मतलब इसका एक कंपोनेंट इधर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये इस क्योंकि ये प्लेन में है, जो आर और एफ है वो किधर है, एक्स वाई प्लेन पर है, तो जो टॉर्क होगा इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा और वो होगा जेड डायरेक्शन पर। तो आर और एफ जिस प्लेन में होते हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एक एक्सिस होती है उस डायरेक्शन में होता है टाउ की डायरेक्शन। तो आर और एफ अगर हम लोग के एक्स वाई प्लेन में है तो जो टाउ की डायरेक्शन होगी वो जेड डायरेक्शन पे होगी। तो आर और एफ इस तरीके से। एक्चुअली इसके लिए फिर हम लोग वो जो हम लोग का पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं उस पर चले जाते हैं और वहां से चीजें और आसान हो जाती हैं। बट हम लोग को अगर निकालना है तो ऐसे भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्लियर, तो ये चीजें हम लोग को ध्यान देनी है। ओके, तो अब चलते हैं हम लोग जैसे कि ये तो हम लोग ने देख लिया कि जो टाउ है वो हो गया क्या, आर क्रॉस एफ। अभी इसमें जो ये टाउ है, अभी मैंने बताया कि जैसे कि लीनियर मोशन पर जो एफ होता है वो प्रोवाइड करता है क्या, एक एक्सेलरेशन, जो कि होता है एक लीनियर एक्सेलरेशन। उसी तरीके से जो टॉर्क होता है वो टॉर्क प्रोवाइड करता है एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या प्रोवाइड करता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो टाउ है उसको आई अल्फा के बराबर लिख सकते हैं, जहां पर ये जो आई है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग जो आने वाली क्लास है उसमें इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आखिर होता क्या है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग का लीनियर जो मोशन होता था उस पे एम होता था ना, एम इंटू ए, एफ इज इक्वल टू एम ए, वैसे ही हम लोग यहां पर इसको देख सकते हैं कि टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा आई अल्फा, जहां पर ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जो अल्फा है वो है हम लोग का एंगुलर एक्सेलरेशन। जहां पर ये लीनियर एक्सेलरेशन होता था, यहाँ पे ये फोर्स, वैसे यहां पर ये टाउ और ये टाउ और ये ऐसा होगा। क्लियर, अभी यहां पर ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो कि हमें इस पे ध्यान देनी है। अब चलते हैं आगे और देखते हैं एंगुलर मोमेंटम। जैसे कि हम लोग का फोर्स होता था ना कि अगर किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा तो उसका जो लीनियर मोमेंटम था वो कंजर्व रहता था। इसी तरीके से हम लोग के पास क्या होता है कि अगर एक रोटेशनल मोशन एग्जिबिट हो रहा है तो क्योंकि वो पार्टिकल क्या कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है, एक सर्कुलर मोशन हो रहा है उस पे उनके अंदर मौजूद पार्टिकल, उस पे अंदर मौजूद पार्टिकल्स का, तो उसकी वजह से क्या होता है,
एक एंगुलर मोमेंटम होता है पार्टिकल्स पे या उस पूरी बॉडी पे, तो वो जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो हम लोग का डिफाइन होता है, जैसे कि हम लोग का P इज इक्वल टू mv डिफाइन होता है ना लीनियर मोशन के केस में, मतलब लीनियर मोमेंटम ये है ना हम लोग का। वैसे ही हम लोग का जो एंगुलर मोमेंटम डिफाइन होता है वो होता है L इज इक्वल टू R क्रॉस P। ये कैसे निकल कर आया है, कहां से निकल कर आया है, वो अभी हमें ध्यान नहीं देना है। अभी हम लोग को जो रिजल्ट्स हैं उस पर वर्क करना है कि जो L होगा वो हम लोग का हो जाएगा R क्रॉस P। यहां से निकल कर आ गया, इसी को हम लोग आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, जो कि बन जाएगा R P साइन थीटा और N कैप। ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा। अभी इसी को, ये जो P है क्योंकि वो mv के बराबर होता है, तो इसी को आगे और एक्सटेंड कर सकते हैं और ये बन जाएगा R m v साइन थीटा और n कैप। ये क्या हो जाएगा n कैप, इस तरीके से। क्लियर? तो ये हो गया क्या हम लोग का एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एक इस तरीके का हम लोग का मोमेंटम जो कि एसोसिएटेड होता है एक रोटेशनल मोशन से। तो अगर कोई एक डिस्क है मान लीजिए, वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, ठीक है, फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन हो रहा है उसका, और उस पे क्योंकि बहुत ढेर सारे पार्टिकल्स है, तो इस पूरे डिस्क का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो हम लोग तो निकाल लेंगे। बट मान लीजिए कि इस पे सिर्फ अभी एक पार्टिकल को कंसिडर किया जाए, ठीक है, सिर्फ एक अगर एक पार्टिकल कंसिडर किया जाए जिसका कि मास m मान लीजिए, और ये है r डिस्टेंस पर, और इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो है v। कितनी है, v है। तो लीनियर वेलोसिटी mv वो हो गया लीनियर मोमेंटम, उस पर हम लोग जब r का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा क्या, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम की अब डायरेक्शन कैसे निकल कर आएगी, तो वो देखिए हम लोग को फिर वही लगाना होता है r क्रॉस p। तो r क्रॉस p जब भी करना होता है तो r की डायरेक्शन में अपना ये ऐसे फिंगर्स को रखिए और p की डायरेक्शन पे मूव करा दीजिए, तो जो ये थंब होगा वो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन पर पॉइंट आउट करेगा। तो मान लीजिए कि इसकी वेलोसिटी इस तरफ थी, तो जो इसका मोमेंटम होगा p, वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ। ठीक है, ये हो गई p की डायरेक्शन, और r की डायरेक्शन हो गई इस तरफ। तो r क्रॉस p जब हम लोग करेंगे, तो अगर इसको हम लोग माने कि ये पूरा का पूरा p और r कैसा है, xy प्लेन पर है, ये जो p और r है वो कैसा है, xy प्लेन पर है, उस केस पर ये मान लीजिए x और ये y प्लेन पर है पूरा का पूरा। तो ये जो हम लोग का r क्रॉस p निकल कर आएगा वो निकल कर आ जाएगा z डायरेक्शन पर, और z डायरेक्शन पर एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, बात क्लियर हुई। तो जिस प्लेन पर r और p होते हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में z होते हैं। तो अगर r और p xy प्लेन पर हैं, अगर r और p xy प्लेन पर हैं, तो z डायरेक्शन पर क्या होगा, l होगा एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन। क्लियर? अभी फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन है तो हम लोग को ध्यान नहीं देना कि वो किस डायरेक्शन में कैसे जा रहा है। ओके, तो अब देखिए इसको हम लोग एसोसिएट कर सकते हैं, जैसे कि F इज इक्वल टू हम लोग देखते थे कि वो होता है dp बाई dt। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग एंगुलर मोमेंटम को टॉर्क के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, तो वो बन जाएगा dl बाई dt। क्लियर? यानी कि जो हम लोग का जो ये टाउ होगा वो यहां से बन जाएगा क्या, कि इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा यहां पर हम लोग का, अब क्योंकि ये जो L है हम लोग का वो एक क्वांटिटी डिफाइन होती है हम लोग की आई ओमेगा के बराबर। ठीक है, जहां पर आई क्या है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो कल बताएंगे। तो आई ओमेगा, ठीक है, और यहां से ये जो आई ओमेगा है इसको हम लोग यहां पर अगर हम पुट करें, ठीक है, अगर इसका मैग्नीट्यूड, तो यहां से हम लोग टॉर्क निकाल सकते हैं कुछ ये कि टाउ इज इक्वल टू डी, ये आई बाहर रख दिए, डी ओमेगा बाई डी टी, तो ये बन जाएगा आई अल्फा। यहां से टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा निकल कर आता है, जो कि मैंने पिछली स्लाइड पर बताया था। तो इसको मैं अभी सारा रिकॉल करूंगा कि किस तरीके से होता है, बट अभी आपको ये फॉर्मूले ध्यान रखने हैं जो कि इससे एसोसिएटेड है। क्लियर? तो यहां से ये हम लोग का निकल कर आ जाता है आई अल्फा। तो टाउ को अगर हम लोग को एसोसिएट करना हो तो ये टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा आई अल्फा। ये ओके, बात समझ पर आई? इस तरीके से जो भी हम लोग का होता है वो एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड चीजें होती हैं।
बात समझ पे आई? अब इसी में, अब क्योंकि ये जो एंगुलर मोमेंटम है वो किससे एसोसिएटेड है? टॉर्क से। तो अगर किसी बॉडी पर मान लीजिए कोई चीज रोटेट कर रही है और उस पर किसी भी तरीके का एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं हो रहा, ठीक है, उस पर क्या हो रहा है? किसी भी तरीके का एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं हो रहा, यानी कि जो एक्सटर्नल टॉर्क है वो कितना हो गया? जीरो। अगर हो गया, कितना हो गया? जीरो हो गया, तो dL/dt जो होगा वो क्या हो जाएगा? हम लोग का जीरो के बराबर। तो L हम लोग का निकल कर आ जाएगा कांस्टेंट। L क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, यानी कि कंजर्व्ड। जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व्ड हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। जब जो हम लोग का एक्सटर्नल टॉर्क होता है किसी बॉडी पे लगने वाला, वो जीरो होता है। क्लियर? ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बताऊं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम लोग का कैसे निकल कर आता है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जब कोई एक्सटर्नल टॉर्क क्या होता है किसी बॉडी पर? जीरो होता है। मान लीजिए कोई बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है, वो लगातार रोटेट कर रही है, ओके, तो उस पे क्योंकि बाहर से लगने वाला वो जीरो हो गया, तो dL/dt इज इक्वल टू जीरो, तो L इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो ये जैसे ही कांस्टेंट निकल कर आएगा, यहां पर ये क्या हो गया कि एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं हो रहा, तो लीनियर मोमेंट जो हम लोग का एंगुलर मोमेंटम है, सॉरी, वो कंजर्व्ड है। एक कंजर्व्ड क्वांटिटी हम लोग की निकल कर आ जाती है। क्लियर? बात समझ पे आई? तो अब ये जो एक्सटर्नल टॉर्क है वो किस तरीके से जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसको अफेक्ट करता है और उसकी वजह से किस डायरेक्शन में क्या चीजें चेंज होती हैं, एक्चुअली ये बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पर अभी थोड़ा सा, जिसको कि मैं टाइम लेकर बताऊंगा आपको। तो उसको हम लोग रखेंगे अपने जो अगला लेक्चर है इसी से रिलेटेड, रोटेशनल मोशन पार्ट 2, उसमें, क्योंकि वो सारी चीजें समझने के लिए हम लोग को समझना होगा, क्योंकि ये दो तरीके से वर्क करता है। उसको मैं लीनियर जो मोशन होता है उससे एसोसिएट करके बताऊंगा। तो अभी सिर्फ इतना जानना है कि ये चीजें हम लोग के पास होती हैं। क्लियर? तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और अगर आपको किसी तरीके के डाउट वगैरह हो तो आप जो साथी ऐप का क्वेरी सेक्शन है वहां पर जाकर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, और मॉक टेस्ट वगैरह के लिए आप जो jetest.tutor.ai है वहां पर अपने जो भी मॉक टेस्ट है वो दे सकते हैं। तो थैंक यू।